रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उससे मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से जोरदार स्वागत है आपका हेलो शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम चल रही है दोस्तों, लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही हैं, चाहे आपकी सीआरपीएफ की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, मैं आपके साथ लगातार बना रहा। हेलो शिक्षा आपको क्वालिटी एजुकेशन देता रहा, क्वालिटी पूर्ण कंटेंट देता रहा, एकदम रिच कंटेंट जो हमेशा स्टैटिक जी के परीक्षा में आने वाले हैं। दोस्तों आज मैंने एक प्रयास किया है आपके लिए, कुछ प्रश्न ऐसे कलेक्ट करके जो अभी तक 9 मार्च को 10 मार्च को जो भी परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं के लगभग 8 शिफ्ट में से जो भी मैक्सिमम प्रश्न मुझे मिले हैं अभी तक। अच्छा, उसमें भी मैंने ये ध्यान दिया है दोस्तों कि उन प्रश्नों को शामिल किया इस मैराथन क्लास में। थंबनेल देखकर आपको मैक्सिमम चीजें पता लग गई होंगी, तो अब मैं आपको केवल मेन चीज बताने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मैंने उन्हीं प्रश्नों को सेलेक्ट किया है जिन पर आपको विश्लेषण या स्टैटिक डेटा की आवश्यकता है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको मैक्सिमम स्टैटिक डेटा देना, न कि जो प्रश्न आए हैं उन्हीं को रिपीट करके केवल वीडियो पे व्यूज और लाइक बढ़ाना। तो मेन मकसद जो है उस हिसाब से काम करना है दोस्तों। हमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो आ चुके हैं उन पर फोकस ना करते हुए उनसे संबंधित बनने वाले सारे क्वेश्चन पर फोकस करना है, क्योंकि टीसीएस का पैटर्न है, उस हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो 9-10 को जो परीक्षाएं हुई थी अलग अलग पालियों में, उन परीक्षाओं में चलिए देखते हैं हम लोग कि जो 8 शिफ्ट में परीक्षाएं हुई हैं उनमें अभी तक जो भी प्रश्न मिले हैं मुझे, लगभग 250 प्लस प्रश्न का स्टैटिक, मतलब एक कह लीजिए कि इससे ज्यादा ही स्टैटिक डेटा आपको दूंगा, इससे कम नहीं दूंगा। एक प्रश्न पे 20-20, 25-25 स्टैटिक डेटा कराने की कोशिश करूंगा। ऐसे डेटा जो याद नहीं होते हैं, ट्रिक से याद करवा दूंगा, इमेज से याद करवा दूंगा। कुछ देखिए इस तरह से मैंने प्रश्नों को बनाया है, ग्राफिक से याद करवा दूंगा एकदम स्पेशल तरीके से। ऐसा एनालिसिस मुझे उम्मीद है कि अभी तक शायद आपको न मिली हो, जो आपको मिल रही है। नए हैं सीएचएसएल के विद्यार्थी, अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहली क्लास आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही दोस्तों। देखिए आप लोग प्लीज ये कमेंट मत करिएगा कि सर ये प्रश्न नहीं मिला, वो प्रश्न नहीं मिला। यहां पर प्रश्न देना मेरा उद्देश्य कतई नहीं है। मेरा उद्देश्य केवल कठिन से कठिन टॉपिक को जो एसएससी पूछ रहा है, जिसमें बच्चे जीएस में हमेशा जो है मार खा जा रहे हैं, उन टॉपिक्स को आसान तरीके से मैप पर देखिए ऐसे ट्रिक बना करके, यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा मेरा कंसेप्ट आप समझ लीजिए तो आपको मजा आएगा। कुछ इस तरह से देखिए ऐसे मैप बना करके जो हमेशा मैं करवाता हूँ, देखिए ऐसे इमेजेस ग्राफिक्स लगा करके कुछ इस तरह से जो है टेबल चार्ट बना करके कलरफुल तरीके से मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रश्न देना, एनालिसिस कराना, घंटों आपका समय बर्बाद करना, परीक्षा का कीमती समय लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? विच आर द रिवर्स फॉलिंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये तो रहा प्रश्न, कुछ इस तरह से प्रश्न आया हुआ था। मुझे केवल कीवर्ड चाहिए होता है, स्टूडेंट बताते हैं कहीं से मैसेज मिल गया, कहीं इधर उधर से मिल गया कि ये वाला प्रश्न आया था, बकिया उसका पोस्टमार्टम मैं अपने तरीके से करता हूं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। तो इसका उत्तर तो जान लीजिए कि जैसे आप सबसे ज्यादा जानते हैं गंगा, जिसका नाम बंगाल में पद्मा हो जाता है, हुगली वगैरह ब्रह्मपुत्र है, उसकी सहायक नदियां जमुना, मेघना, ये सब जो है इरावदी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में दोस्तों गिर रही हैं। ये तो रहा उत्तर। अब थोड़ा सा आइए मैप की तरफ। मैप पर ध्यान दीजिए, इधर बहुत आप ध्यान मत दीजिए, यह आपको वैसे भी अगर अभी तक नहीं याद हुआ तो आगे भी याद होना मुश्किल है, लेकिन ये मैप वाला याद हो जाएगा। ये देखिए जिसको नहीं याद हो रहा है, जीएस की कमर तोड़ने का एक ही तरीका है कि इमेज मैप ग्राफिक्स की तरफ मुड़ जाइए, जीएस याद हो जाएगा। देखिए सबसे ऊपर देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यहाँ पर आपको दिख रहा है सिंधु का जो आपका पूरा जो है डेटा, जो सिंधु नदी अपवाद तंत्र है उसमें झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज वाला जो कि ये मैप, ये पूरे जाकर के सिंधु नदी से लगभग मिल करके अरब सागर में गिरते हैं। ये तो अरब सागर वाला आपका डेटा दिख गया। उसके बाद गंगा यमुना का देखिए, यहाँ से गंगा निकल रही है और ये वाला यमुना वाला एरिया है, और यमुना जाकर के गंगा से जो है प्रयागराज में मिल रही है। देखिए ये लोकेशन मैप पर थोड़ा ध्यान दीजिए दोस्तों। अब यहाँ से देखिए गंगा नदी आगे बढ़ते हुए और पश्चिम बंगाल में आती है, जहाँ पद्मा इसका नाम हो जाता है। जहाँ पर मैं गोला कर रहा हूँ वहाँ देखिए पद्मा हो गया, और यहीं से आगे बढ़कर जिसका नाम पद्मा, इसके बाद मेघना कहा जाता है जब इनकी ये ब्रह्मपुत्र से मिलती है। देखिए इधर से ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, जिसे सांपगो कहा जाता है तिब्बत में। देखिए यहाँ पे सांपगो है ना, फिर ये माजुली द्वीप वगैरह बनाते हुए असम से, और दोनों एक साथ जब मिलती है तो मेघना संयुक्त धारा कही जाती है, और बे ऑफ बंगाल और सुंदरबन डेल्टा वगैरह का कार्यक्रम यहाँ हो जाता है। यानी सुंदरबन डेल्टा बनाती है पहले और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यही पूछा हुआ प्रश्न था। ऑप्शन में जो भी देखिए आया रहा उससे मुझे बहुत मतलब नहीं है, जो ऑप्शन में रहा होगा, जिस
जिसने किया होगा उसको सही किया होगा। लेकिन आप परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे वीडियोस को ज्यादातर वो विद्यार्थी देखते हैं जो परीक्षा देने जा रहे होते हैं। एग्जाम प्रेशर रहता है, चीजें याद नहीं होती है, उस दौर में मैं कुछ ऐसी चीजें केवल देना चाहता हूं जो याद हो। अब देखिए मेघना आपने देख लिया, उसी तरह देखिए अमरकंटक से यहाँ निकलती है 3 नदियां, एक सोन इधर निकल गई, नर्मदा देखिए इधर निकल गई, महानदी इधर निकल गई। तो नर्मदा तो जाकर के आपकी अरब सागर में गिर गई। नर्मदा ताप्ती 2 नदियां अरब सागर में गिरती हैं, ये एस्चुरी बनाती हैं, इसको भी ध्यान रखिए। एस्चुरी मतलब एक तरह से झाग टाइप का, यह डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा मतलब जो एक कह लीजिए कि सुंदरबन डेल्टा वगैरह जैसा, जैसे गाज वगैरह होता है ना मिट्टी का ढेर, वैसा नहीं करती है, ये एस्चुरी बना देती हैं क्योंकि थोड़ा हाइट से गिरती हैं। उसके बाद गोदावरी जो दक्षिण भारत की वृद्ध गंगा कही जाती है, देखिए यहाँ पर गिर रही है। मैं केवल आपको, आपने एनालिसिस अक्सर देखा होगा दोस्तों, केवल पीडीएफ ला करके पढ़ देना वो बड़ी बात नहीं है, वो आप भी कर सकते हैं। ये सब डेटा गूगल पे इंटरनेट पे पड़ा है, आपको केवल मैप के माध्यम से याद करवाने का मकसद है। अब देखिए यहाँ पर कृष्णा नदी, तो कृष्णा के जो है भाई कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती थी, तो कृष्णा पर नागार्जुन बांध भी बना हुआ है, इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। तो ये भी देखिए बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। कावेरी नदी जो जल विवाद वगैरह बार बार प्रश्न पूछता है, देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात बनाते हुए आपकी ये भी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है, जो तमिलनाडु के एरिया में है। इसको आप याद रखिए दोस्तों। ये नदियों का एक बार मैं क्लियर करता हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। आप ये देखो सिंधु नदी तंत्र जो है मानसरोवर से निकलने के बाद देखिए सिंधु नदी मोटी वाली निकल रही है, और इसी की पतली पतली शाखाएं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन्हीं के बीच के मैदान को दोआब भी कहते हैं। झेलम सिंधु के चाच दोआब, रचना दोआब, वारी दोआब, ये मैं बताया हूं कई सारे एनालिसिस में, आपको भी किसी शिफ्ट में करवा दूंगा टोटल। अब देखिए ये हो गया, यहीं पर जो भाखड़ा नंगल बांध भी है। इसी के बाद आगे जब बढ़ते हैं तो उत्तराखंड से जो है आपकी यमुना और गंगा दोनों निकलती हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री ग्लेशियर से प्रयागराज में मिलते हुए ये नीचे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। यही है दोस्तों, ये देखिए इधर बंगाल की खाड़ी है पश्चिम साइड में, और इधर पूरब, और ये जो नीचे का एरिया दक्षिण दक्षिण पूर्व साइड में, ये सॉरी ये अरब सागर और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको ये नदियों का लोकेशन एक बार याद हो। स्क्रीन को पॉज करके इस मैप को केवल 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड अच्छे से आप देख लीजिए, याद हो जाएगा। सबसे बड़ी ये देखिए भारत की मुख्य भूमि तो यही है, तो अंदर भारत के देखेंगे तो सबसे बड़ी नदी अगर आपको मिलेगी पूरे इंडिया में रन करने वाली, तो 2525 किलोमीटर की गंगा मिल जाएगी। बाकी सांपगो ब्रह्मपुत्र है 2900 किलोमीटर, लगभग 3000 किलोमीटर है, लेकिन ये पूरी पूरी तो भारत में नहीं है, बाहर भी है। बाकी इधर सिंधु भी वही हाल है कि सिंधु भी 3100 किलोमीटर, लेकिन ये भारत में ये भी पूरी पूरी नहीं है, मैक्सिमम बाहर है। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा एरिया कवर करने का काम जो है आपकी गंगा नदी करती है, और यही गंगा यमुना का जो है मैदानी इलाके से बहती है, जो गंगा यमुना का मैदानी भाग उत्तर प्रदेश वगैरह अवध का क्षेत्र लेकर के पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में कौन कौन नदी गिरती है? सिंधु गिर जाती है, और अपनी सारी जो है चारों पांचों सहायक नदियों को लेकर के, और नर्मदा ताप्ती गिर जाती है धुआंधार जलप्रपात बनाते हुए। लूनी वगैरह तो इधर ही समाप्त हो जाती है, जो है रेगिस्तान और दलदल में ही, गुजरात और राजस्थान वाली। इसके बाद इधर कौन कौन गिनती है? नीचे से कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी जो है, उसके बाद गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र, ये सब बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये रहा प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज, थोड़ा सा समय दीजिए दोस्तों, कंप्लीट याद करवा दूंगा। ऐसा एनालिसिस दूंगा कि एनालिसिस का तात्पर्य सिर्फ स्टैटिक जीके पढ़ाना आपको है। ये तो एक बहाना होता है कि इसी एनालिसिस के माध्यम से मैं जो टॉपिक मिल जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो टीसीएस चला रहा है, और आप एनालिसिस अगर मेरी सीएचएसएल की एग्जाम नहीं भी, आपकी एमटीएस है, आप देखेंगे कि यही क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे। सीआरपीएफ वाले मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर टच हो रहे हैं, क्योंकि टीसीएस प्रश्नों का कलेक्शन बना लिया है, अलग अलग जो है एग्जाम्स में उसको यूज कर रहा है। तो आप एक बार, उस पर बहुत सारी बुक्स भी नहीं है, आप देखेंगे कि एग्जाम वाइज बुक्स मिलेंगे, लेकिन टीसीएस कितने प्रश्न पूछ रहा है इस पर बहुत सारी बुक्स आपको नहीं मिलेगी। तो टीसीएस के साथ साथ चलना अब आपको है। जो एक कंप्यूटर एजेंसी जो टीसीएस एग्जाम करवा रही है टाटा की, इसके प्रश्नों के कलेक्शन को टच करना है। आइए देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। हु डिस्कवर्ड द न्यूट्रॉन? तो ये तो न्यूट्रॉन की खोज वाला आपने जिसने लगाया होगा, सही है, ये प्रश्न आया हुआ था। तो चैडविक साहब जो है 1931 में इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी, और यहाँ पर उनका जेम्स चैडविक का फोटो भी लगाया, थोड़ा देखिए और इमेजिन करिए कि कैसे थे ये। न्यूट्रॉन एक आवेश रहित मूलभूत कण है जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। इन्हें यन से स्मॉल यन से दर्शाया जाता है। ये रहा प्रश्न हमारा, और यहाँ से कार्यक्रम इसका पूरा हो गया। अब ट्रिकी वर्ड कुछ समझ लीजिए। एक ट्रिक बचपन से आपने सुना होगा कि ईंटा पर नाच, सबने सुना, बहुत फेमस ट्रिक है, गोल्डन ट्रिक है, और हकीकत में ऐसा कोई ट्रिक बन भी नहीं सकता। ईंटा पर नाच, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने।
पर से प से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड, ना से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक। साइंस वालों को तो जवानी रटा होगा, उनका 1 नंबर कहीं नहीं जाता इस प्रश्न से। अब ये देखिए परमाणु की संरचना भी आपको मैंने दिखाने की कोशिश किया है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है नीचे देखिए न्यूट्रॉन वाला एरिया है, उसके बाद ब्लू वाला जो है आपको प्रोटॉन दिखाया गया है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए रन कर रहा है इस जो है इसके एरिया पर, और नाभिक को जो है शो कराया गया, परमाणु का ये वाला न्यूक्लियर आपको पूरा नाभिक दिखाया गया है। इस संरचना को थोड़ा सा समझिए, बाकी न समझ में आए ज्यादा तो आप जीएस के विद्यार्थी हैं, आपको साइंस में बहुत रिसर्च नहीं करना है, आप ईटा पर नाच वाला ट्रिक याद कर लीजिए और इसी से आपका काम हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का से संबंधित है? मोहिनीअट्टम फोक डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट? अब तो रही बात मोहिनीअट्टम का, तो आइए पूरा पूरा मोहिनीअट्टम के नृत्य का ऑपरेशन करते हैं। क्यों इसका नाम मोहिनीअट्टम पड़ गया, क्यों इसे मोहिनीअट्टम कहा गया, भगवान विष्णु से संबंधित है, किससे संबंधित है, टोटल डेटा। तो अब समझिए, यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है, कलाकार सादे वेशभूषा में होता है। प्रारूप की बात करें तो कुछ कुछ भरतनाट्यम जैसा होता है। इस नृत्य में भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण करके केरल के सागर तट पर इस नृत्य को किया था। मतलब कि जो केरल वाला जो एरिया यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके सागर तट पे मैप देखिए, मैप को जितनी बार देखेंगे उतने प्रश्न तैयार होंगे। बिना मतलब का भी आप अगर मैप की तरफ नजर घुमाते रहते हैं अपने रूम में, स्टूडेंट्स को आप मैप लगाते हुए रूम में देखे होंगे दोस्तों, तो कुछ तो पढ़ने के लिए लगाते हैं, कुछ माहौल बनाने के लिए भी लगा लेते हैं। मैप गए पलक तैयारी करने जाएंगे, तुरंत 10 ठो मैप खरीद के लाएं, लेकिन दोबारा उस मैप की तरफ कभी देखे नहीं। ये बहुत गलत बात है। मैप को उठ के सुबह शाम जब समय हो, मोबाइल स्क्रीन से ज्यादा मैप को देखिए। मोबाइल की स्क्रीन पर मैप का वॉलपेपर लगाइए, लोकेशन याद हो जाएगा, प्रश्न अपने आप तैयार रहेगा। तो केरल का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जैसा इसका प्रारूप है, क्योंकि भरतनाट्यम वगैरह जो है यहाँ का बहुत फेमस डांस है। तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सब में लगभग एरिया में किया जाता है, मेनली वैसे तमिलनाडु वगैरह में ज्यादा फेमस है। तो ये भी भरतनाट्यम के प्रारूप पर ही किया जाता है, और नाम इसका मोहिनीअट्टम क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके सागर तट पर इसको किया था, इसलिए इसका नाम मोहिनीअट्टम है। प्रमुख कलाकार की बात करें तो जो है भारती शिवाजी, रागिनी देवी जो है, इसके बाद जो है तंकमणि है, हेमा मालिनी आपकी हीरोइन, हाँ बिल्कुल वो भी हैं, श्रीदेवी है, शांताराव शेषन है, और मजुमदार और गाता इसके प्रमुख कलाकार हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए जो पूछ दिया वो नहीं पूछेगा, उससे संबंधित और चीजें पूछेगा, तो हमें अब उसकी तरफ फोकस करना है, क्योंकि केरल और मोहिनीअट्टम अब वायरल हो गया है। अब पूछेगा कि किस विश्वर से संबंधित है, भगवान से, क्यों इसका नाम मोहिनीअट्टम पड़ा है, और इसके प्रमुख कलाकार। अगर कहीं अट्टम शब्द दिख जाए आपको तो आप केरल की तरफ झुक जाइएगा, केरल की तरफ अट्टम, ये ध्यान दीजिए। मैप से लोकेशन याद करने की कोशिश करिए। ऐसे ही मैंने नृत्य का सारा वीडियो कराया है, एक जो है स्टैटिक जी के इजी वे प्लेलिस्ट मेरी पड़ी हुई है, उस पर देखिएगा, आपको नृत्य का और जनगणना का कंप्लीट ऐसा ग्राफिकल डेटा दिया हूं। ग्राफिक्स देने से आपको चीजें याद हो जाती है, पढ़ने से जो नहीं याद होती है वो ग्राफिक्स से याद होती है। 2023 महिला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा जो है, ये देखिए एक गलत प्रश्न है यहाँ पे, इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया है, गड़बड़ लग गया है, खैर इस पे आप ध्यान नहीं देंगे। तो अब देखिए होस्ट कंट्री ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, कैसे याद करेंगे? ये देखिए AUN जो है NZ, AU से ऑस्ट्रेलिया और NZ से न्यूजीलैंड। इधर मत पढ़िए, ये वाला आप पढ़ते पढ़ते उब चुके हैं, आप इधर चित्र की तरफ आइए। तो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 वाला जो ये है फीफा वर्ल्ड कप है, और इसमें समझिए जो है 2023 देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और AU और NZ याद कैसे होगा? केवल इमेज देखेंगे याद हो जाएगा। अब आपको एग्जाम में यह चित्र याद आएगा। अब समझिए इधर थोड़ा सा आइए, 2023 फीफा महिला विश्व कप, फीफा महिला का 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण दोस्तों? 9th एडिशन है, क्योंकि अब ये अगर पूछ दिया है तो 9th ये वाला पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखेंगे। जो फीफा सदस्य देशों के राष्ट्रीय टीमों द्वारा खेला जाएगा। यदि फाइनल में मौजूदा प्रारूप बनाया रखा गया, कुछ उसमें बदलाव नहीं होता है, तो 32 राष्ट्रीय टीमें इसमें शामिल होने की संभावना है, वैसे होंगी, यही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका 2015 में और 2019 में इसे जीता था, इसलिए वह 2 बार डिफेंसिंग चैंपियन के रूप में प्रवेश करेगा इसमें। अब समझिए थोड़ा सा एक शहर के बारे में चर्चा कर देना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह शहर, पहले शहर के बारे में जानिए। ज्यूरिक या ज्यूरिक कहा जाता है, स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है, साथ ही यह शहर स्विट्जरलैंड की राजधानी भी है। कौन सी दोस्तों? ज्यूरिक। यह शहर स्विट्जरलैंड का व्यवसाय और संस्कृति का मुख्य केंद्र है। जैसे अपने यहाँ देखेंगे मुंबई वगैरह है, वाराणसी है, हैदराबाद है, तो उस तरह से स्विट्जरलैंड में ज्यूरिक शहर बहुत फेमस है। यह शहर वहाँ पर जो है एक तरह से कहिए कल्चरल सिटी है, बहुत ही ज़्यादा जो है बिजनेस के लिए फेमस है। जैसे अपने यहाँ नोएडा वगैरह है, तो यह दुनिया में जो है ग्लोबल शहरों में एक माना जाता है। आप कहेंगे सर ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए इसकी तारीफ इतनी कर रहे हैं कि फीफा का मुख्यालय दोस्तों यहीं पर है। तो अब आप याद कर लीजिए, केवल ज्यूरिक फीफा याद करेंगे भूल जाएंगे,
थोड़ा सा उससे जुड़ जाइए, उससे संबंधित चीजें याद कर लीजिए तो और भी चीजें याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। सवाल किस साम्राज्य से संबंधित है? एल्गी बिलोंग टू विच किंगडम? जल्दी जल्दी करवाऊंगा, समय कम लूंगा, एग्जाम का समय बेशकीमती समय होता है आप लोगों का, मुझे पता है। आप बहुत जल्दी में प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं और मैं बहुत जल्दी में मैक्सिमम जीएस का डेटा देना चाहता हूं, तो साथ दीजिए आप हमारा, हम आपका। परीक्षा यूं निकल जाएगी दोस्तों, एकदम मत घबराइए, बस जुड़े रहिए हमारे साथ। अब समझिए, किंगडम का वर्गीकरण, पहले चित्र पर फोकस करिए, उधर छोड़िए। मोनेरा वगैरह उत्तर है, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नहीं बताऊंगा तो भी आप देख लेंगे। ब्लू ग्रीन शैवाल मोनेरा साम्राज्य के तहत शामिल किया गया है। अब किंगडम यानी जो जीव जगत का वर्गीकरण है, कैरोलिनियस ने, जिसे जो जिसका कह लीजिए कि जो है कैरोलिनियस, जिसके प्रथम प्रतिपादक वगैरह माने जाते हैं। और आधुनिक वाले आर.एच. विटलर जो है, देखिए यहाँ दिया हुआ आर.एच. विटकर जो है आधुनिक जो है जीव जगत का वर्गीकरण जिन्होंने किया था, तो इनको समझिए जो है, इस पे समझिए। जैसे पहला देखिए मोनेरा, मोनेरा में क्या क्या है? बैक्टीरिया, समझिए बैक्टीरिया, काइनोबैक्टीरिया, इसको समझिए। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे शैवाल कहा जाता है। ये जो इजी कीवर्ड है उसको याद करिए। मोनेरा में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। उसी तरह प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा को भी ध्यान रखिए। प्रोटोजोआ अगर पूछता है फेमस तो बार बार ध्यान रखेंगे, प्रोटोजोआ किस में आएगा दोस्तों? प्रोटिस्टा में आएगा। उसी तरह फंजी है, तो फंजी तो इजी है, फंजी में फंजी आएगा। अब प्लांटी में जो प्लांट वगैरह जितने भी जो है पेड़ पौधे हैं वो प्लांटी में आएंगे। एनिमिलिया में सारे जीव जंतु, यानी हम लोग सब लोग एनिमलिया। ये पूरा नहीं याद करिए, आप वो चीजें याद करिए जिनसे आप प्रश्न पकड़ लें। अब कह लीजिए कि आप में एकदम से ऐसा चीज पूछ देगा जो नहीं कोई सुना रहेगा, तो कोई नहीं लगा पाएगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इजी चीजों को नहीं छोड़ना है, जो याद हो सकती हैं, और उन्हीं से हम कठिन को भी जो है कैटेगराइज कर लेंगे। मोनेरा में क्या क्या आएगा? बैक्टीरिया और एल्गी। प्रोटेस्टा में प्रोट से प्रोटेस्टा, प्रोट से प्रोटोजोआ। फंजी तो फंजी याद नहीं करना है। प्लांटी में प्लांट माने पेड़ पौधे, और प्लांटी में पेड़ पौधे, एल्गी वगैरह, बायोफ्राइट्स वगैरह इसमें आएंगे। और एनिमलिया में सारे जीव जंतु जानवर पेड़, हम लोग भी उसी में आएंगे, एनिमलिया में। अब समझिए इधर का, स्वीडिश प्रकृतिवादी जो नेचुरलिस्ट थे, अन्वेषक जो है कैरोलस लियोनस ने जो है पहली बार इसका वर्गीकरण किया था। कैरोलिनियस इनको कहते हैं। तो कैरोलिनियस ने इसका पहली बार वर्गीकरण किया था और इसे परिभाषित किया था, और इन्होंने ही द्विपद नामकरण पद्धति का जो है एक तरह से इन्हें जनक माना जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह शैवाल है, शैवाल का चित्र आपके सामने लगाऊं। काई जैसा जो हरा हरा दीवालों पर या तालाब में, समुद्र में पानी जहां जम जाता है, आप वहां देखे होंगे, उसी को शैवाल कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बार बार बताता हूं, आज भी बताऊंगा। आज एक ट्रिक लेकर आया हूं, जो बार बार आप मित्र पर गमछा झार याद करते हैं, उसी को थोड़ा सा बदल करके, ताकि आप उस ट्रिक से राज्यों का क्रम भी याद रख लें। क्योंकि अब क्रम पूछ रहा है, बच्चे बता रहे हैं कि प्रश्न टफ कर रहा है, तो टफ, चूंकि दोस्तों मुझे तो पूरे प्रश्न मिलते नहीं है, ना तो ऑप्शन मिलते हैं, किसी को भी नहीं मिल पाएंगे, संभव भी नहीं है। मुझे कुछ कीवर्ड मिलते हैं और उन्हीं पर मैं आपको पूरा डेटा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो कर्क रेखा किसके किसके साथ गुजरती है आप देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है। ये तो रहा बात, याद नहीं हो रहा। मित्र पर गमछा झार याद किए, थोड़ा सा उसी में चेंज कर लीजिए। गमछा झार मित्र पर, क्या करें? गमछा झार मित्र पर। क्या मतलब? ग से गुजरात पहले कहां पर आई है? देखिए अब समझिए बात को। गुजरात, मध्य प्रदेश, एक इसी तरह जो है छत्तीसगढ़, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। यह अगर आपको मित्र पर गमछा झार नहीं याद हो रहा तो यह याद कर लीजिए। मतलब जो आपको इजी लग रहा हो दोनों में से वह याद कर लीजिए, और इनका क्रम मैप पर एक बार एक नजर देख लीजिए। मेरे कहने का तात्पर्य है, गुजरात यहाँ पर है, राजस्थान यहाँ पर, देखिए पहले गुजरात में आती है, फिर राजस्थान की तरफ आती है, फिर मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है, फिर छत्तीसगढ़ में देखिए यहाँ एंट्री कर रही है, फिर यहाँ देखिए झारखंड में एंट्री कर रही है, उसके बाद जो पश्चिम बंगाल में कर रही है, फिर त्रिपुरा में करते हुए मिजोरम से निकल जा रही है। यह 8 राज्य का लोकेशन मैप पर जब देखेंगे तो याद जरूर होगा, गारंटी है मेरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रोज पूछता था यह, मैं इसको इतना ज्यादा जो है सीआरपीएफ में भी मैं डेली करवाता था। जो लोग सीआरपीएफ के विद्यार्थी होंगे, जुड़े होंगे, जानते होंगे, और एसएससी जीडी में भी ये लगातार कर्क रेखा से एक प्रश्न जरूर पूछ देता है, तो इसको मैं रोज करवाता भी हूं ताकि आपको याद हो जाए। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कितने शहरों में आयोजित किया गया? भारत में एक सबसे बड़ा कह लीजिए कि इवेंट था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। इनसे प्रश्न बार बार आ रहा है, इनसे संबंधित पूरा स्टैटिक डेटा आपको देने की कोशिश की गई है। इन हाउ मेनी सिटीज वाज द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड?
आइए समझते हैं। तो आज पूछ दिया, कई बार मैं इसको चिल्ला चिल्ला कर बताया हूं दोस्तों, और आज वो प्रश्न पूछ दिया। उत्तर देखिए आपका यहीं पर 11 अलग अलग शहरों में था, यही उत्तर था। अब समझिए पूरा, आप शुरू से आइए समझते हैं कि इसका कहां से शुरुआत होता है। नई दिल्ली में पहली बार 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत होती है। किसकी? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की। इसको समझिए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स का नाम बदलकर 2019 में साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स कर दिया गया। यानी इसी का नाम क्या किया गया? खेलो इंडिया यूथ गेम्स। नाम बदलने में काम तेज होता है, देख ही रहे हैं, तो नाम इसका भी बदला गया। पांचवा जो है अभी संस्करण था, जो है इंडियन यूथ गेम्स 2023, जिसको कहा जा रहा है, यह 30 जनवरी से 11 फरवरी, अब समझिए कब जो है, लगभग शुरुआत में ही 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में, कुल 8 शहरों के अलग अलग 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ था। कहां दोस्तों? 8 शहरों के 11 अलग अलग स्थानों पर हुआ था KIYG, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम 2023। अब महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदकों के साथ टॉपर रहा है, हरियाणा 41 के साथ जो है सेकंड नंबर पे रहा है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है रिंग में कर दिया हूं, जो सर्किल कर दिया हूं। 2018 में शुरुआत होती है, 19 में इसका नाम बदल जाता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, और 2023 वाला जो है 10 से 11 फरवरी को होता है। मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में 11 अलग अलग स्थानों पर। चूंकि अब शहर 8 पूछ दिया है, अब आपसे कितने स्थान है ये पूछ सकता है। कौन शीर्ष पर है? महाराष्ट्र 56 से शीर्ष पर है, ये पूछ सकता है। सेकंड कौन है? हरियाणा 41 से, हरियाणा सेकंड है 41 स्वर्ण से, वो पूछ सकता है। समझिए। और ये देखिए शिवराज चौहान मध्य प्रदेश जो है वहां के उसका उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, और ये उसका शुभंकर वगैरह जो आपको दिख रहा है, सारा इमेज दिखाया हूं। इमेजेस को थोड़ा देखेंगे तो विजुलाइज करेंगे तो चीजें और अच्छे तरीके से याद होंगी। चलिए, किस राज्य में के मुख्यमंत्री ने महिला फुटबॉल को बढ़ावा देने हेतु फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम प्रारंभ किया है? क्या दोस्तों? फुटबॉल फॉर ऑल। आइए इसका आपको चार्ट की तरह समझाने की कोशिश करता हूं। बहुत अच्छा इमेज जो है यहाँ पर आपको दिखेगा। फुटबॉल फॉर ऑल, सभी के लिए फुटबॉल एक पहल की गई है। किसके द्वारा? इधर मत देखिए, पहले इमेजेस की तरफ आइए। मेरा मेन फोकस आपको है चीजों को याद करवाना। याद तभी होंगे जब चार्ट, मैप और इमेजेस देखेंगे। पहले खिलाड़ी जो है शुरुआत में 10 अक्टूबर 2022 को जो है इसकी शुरुआत मैंने किस राज्य ने किया है दोस्तों? ओडिशा ने किया है। शुरुआतकर्ता जो किसने इसको प्रारंभ किया है? तो नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री साहब है, इन्होंने किया है। उद्देश्य राज्य में उस स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देना, जो है फुटबॉल को जो है एक प्रमोट करने की तहत है। पहल राज्य सरकार इसके लिए कर क्या रही है कि राज्य सरकार द्वारा लगभग 2000 स्कूल के बच्चों के बीच कम से कम 43,000 फुटबॉल का वितरण किया गया है। फुटबॉल बटेगा तो बच्चे खेलेंगे। अब इसके आइए इधर समझ लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी वालों के लिए भैया एक बाइलिंगुअल बार बार आप लोग कहते हैं तो दिया हूं, यहाँ पर पढ़ लीजिए, पढ़ के सुना भी दे रहा हूं। विच स्टेट चीफ मिनिस्टर लॉन्च द फुटबॉल फॉर ऑल प्रोग्राम टू प्रमोट वुमेन्स फुटबॉल? फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा जिसे कहते हैं, इसका गठन 7 देशों ने 21 मई 1904 को किया था। क्योंकि भाई ये तो जो है फुटबॉल फॉर ऑल तो पूछ दिया, लेकिन फीफा को थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि जब ये टीसीएस एक तरफ घुसता है तो उधर के सारे प्रश्नों का बंटाधार करके निकलता है, तो उससे संबंधित बनने वाले ये भी स्टैटिक देख लीजिए। अब फुटबॉल के कुछ फेमस पर्सनालिटी खिलाड़ी पूछ सकता है रीजनिंग वगैरह बनाकर, तो वो दे दिया हूं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को आप जानते हैं भाई, फेमस है, कौन नहीं जानते हैं। लियोनल मेसी को भी जानते हैं। अगर भारत के शेर की बात करें तो सुनील छेत्री को भी आप जानते हैं। 3 जो है टॉप लेवल पे अंतरराष्ट्रीय ग्लोबल स्कोरर हैं, बाकी तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अगला आइए, एक प्रश्न बहुत अच्छा मिला दोस्तों, मैं इसमें उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं जो एकदम विश्लेषण की डिमांड करते हैं, जो प्रश्न प्रश्न बनाने अपने से और मैक्सिमम प्रश्न बनाने की क्षमता रखते हैं। अब ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का क्या मतलब है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, इस वो तो याद कर लेंगे आप, आपके पास मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं। मेरा टारगेट है जो कठिन टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहे उनको थोड़ा समझाने की कोशिश करना। जो प्रश्न एक्चुअल में एनालिसिस की डिमांड करते हैं उसकी एनालिसिस होनी चाहिए। अब विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द में एनालिसिस करूं तो उस पर बहुत मुझे मजा नहीं आता है। क्षोभ मंडल परत की धरातल से ऊंचाई कितनी है? व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्रोपोस्फियर लेयर फ्रॉम द ग्राउंड? अब आइए एक बार, ये तो 14 उत्तर देख लीजिए, 14 है, ध्रुवों पर जो है 8 से 10 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर जो है 18 है। ये उत्तर था, इसको समझ लीजिए। लेकिन अब आप मेन फोकस थोड़ा सा अपना माइंड सेट करिए दोस्तों, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, एक जो है 10 सेकंड का समय देकर याद हो जाएगा। अब देखिए ये पृथ्वी का धरातल हो गया। वायुमंडल की जो है 5 परतें आपको दिखेंगी, 1 2 3 4, और बाहरी वाली वायुमंडल 5 परतें दिख गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट परत है क्षोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं।
ट्रोपोस्फियर की खासियत क्या है कि इसी मंडल में बरसात होती है, बादल होता है, बिजली, धुआं, कोहरा, धुंध, मौसम संबंधी सभी घटनाएं, प्रदूषण वगैरह सब कह लीजिए कि क्षोभ मंडल में होता है, जो कि पृथ्वी से सटी हुई सबसे नजदीकी मंडल यही है। हम लोग सांस ले रहे हैं, हम लोग रह रहे हैं जहां पर, हम लोग क्षोभ मंडल को टच करके ही जी रहे हैं। ये समझिए, क्षोभ मंडल हमने छुआ है, छ से क्षोभ और छ से छुआ है। समझिए, जो हमें टच करती हुई, हमें छू कर रहने वाली मंडल है, वह है क्षोभ मंडल। बात यहां तक तो सेट हो गई। मौसम, जलवायु, कोहरा, धुंध, ओला वृष्टि, बरसात, सभी घटनाएं, बिजली तड़कना से लेकर के भड़कना, सब जो है भैया इसी में होती है। इसको समझ लीजिए। 18 किलोमीटर है लगभग, कहीं 14, कहीं 13, कहीं 15, मतलब जैसे जैसे आप जो है ध्रुवों की तरफ जाएंगे, इसकी जो है ऊंचाई कम होने लगती है। इसको भी जानेंगे। अगर पूछेगा आपका तो लगभग 15 से 20 के बीच में ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि कोई ऑप्शन 15, 14, 16 ऐसे नहीं देगा, मैक्सिमम ऑप्शन देगा। अब आइए समझते हैं। आप जान गए कि वायुमंडलीय घटनाएं और सबसे ज्यादा घनत्व और ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव इसी मंडल में पाया जाता है। अब चलिए, पेड़ पौधे फूल देखिए सब लगा हुआ है, सब इसी में है। अब आगे चलते हैं। इसके जैसे ही ऊपर जाते हैं क्षोभ मंडल के ऊपर, तो समताप मंडल मिलता है, माने स्ट्रेटोस्फियर मिलता है। ये आप पट्टी देख रहे होंगे। इसकी जो है ऊंचाई 50 किलोमीटर है, इसकी मोटाई पूरी। अब नीचे से जोड़ेंगे तो 50, 10, 60, यहाँ देखिए 60, 8 जो है 68 हो जाएगा। नीचे से देखिए 50 तो ये खुद मोटी हो गई ये वाली, और इसके बाद ये वाला भी तो जोड़ेंगे, तो 50 में 18 जोड़ेंगे तो लगभग जो है यह 68, 70 मान के चलिए कि 70 किलोमीटर धरातल से है, और इसकी मोटाई स्पेशली पूछे तो 50 किलोमीटर है। अब समझिए, इसी में आपको क्या मिलता है, समान तापमान रहने की वजह से इसे समताप मंडल कहते हैं। तापमान हमेशा समान रहता है, तथा जब तापमान समान रहेगा तो आप जानते हैं मौसमी घटनाएं नहीं होंगी, क्योंकि जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बरसात नहीं होगी, टेम्परेचर घटेगा नहीं ठंडी नहीं पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है भैया, टेम्परेचर समान है, वहां कुछ नहीं होगी, शून्यता रहेगी। तो जब ऐसा मौसम मिलता है, न तो ठंडी, न तो गर्मी, न तो बरसात, न तो टेम्परेचर अप, न तो टेम्परेचर डाउन, तो वहां पर भैया प्लेन वगैरह उड़ाने के लिए सुविधा रहेगी। वहां पर मतलब एक तरह से आप जो भी वायुमंडल में काम करना चाहें आपके लिए ईजी हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल प्लेन, जहाज वगैरह जो उड़ते हैं, देखिए जहाज का थोड़ा सा यहाँ दिख रहा है, इमेज कट गया है, वह आपको समताप मंडल में दिखेगा। इसी में रेड कलर की जो ये लाइन आपको दिख रही है दोस्तों, यह ओजोन लेयर यहीं पर पाई जाती है। ओजोन मंडल जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अब पराबैंगनी किरणों के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अगर धरती पर पहुंचती है तो लगभग जो है इसका 1/6 भाग कितने लोगों को कैंसर का रोगी बना देता है। तो इसको अवशोषित करके यह जो है हमें जो है अल्ट्रावायलेट रेस से स्किन कैंसर से बचाता है। पराबैंगनी किरणों के बारे में, उसमें भी जो है काले लोगों को मेलामाइन की उपस्थिति उनकी स्किन में होती है, तो उसकी वजह से मेलोनिन वगैरह जो कोई एक तत्व होता है, आपने उसको पढ़ा होगा, मेलोनिन ही शायद है, मुझे याद जहां तक आ रहा है, तो उसकी वजह से उनमें स्किन कैंसर का खतरा कम पाया जाता है। लेकिन गोरे लोगों को सुझाव है कि बच कर रहें, पराबैंगनी किरणों से क्रीम वगैरह लगाते रहें। आगे चलिए, इसके बाद जैसे ही समताप मंडल के ऊपर बढ़ते हैं तो मध्य मंडल पड़ता है। हाँ बिल्कुल, यह देखिए बीच में है तो मध्य मंडल कहा जाएगा। भाई मध्य में जो रहेगा मध्य मंडल 80 किलोमीटर मोटा है। नीचे से जोड़ लीजिए, 80 में 50 और 18 जोड़ते जाइए, पूरी दूरी आपको निकल के आ जाएगी। इसकी मोटाई 80 किलोमीटर मध्य मंडल। कोई खास कार्यक्रम यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो मतलब होता तो है, जो आपके एग्जाम से संबंधित बहुत सारा डेटा यहाँ नहीं है। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो आयन मंडल दिखेगा, जहां आयनिक गुण पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव क्वालिटी पाई जाती है। 80 से 640 किलोमीटर की जिसकी मोटाई है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने की क्षमता होती है। हम धरती से जो भी रेडियो तरंगे रिफ्लेक्ट करते हैं, वह तरंगे हमें रिफ्लेक्ट होकर वापस आ जाती हैं, जिससे हम कम्युनिकेशन कर पाते हैं। जैसे आप मान के चलिए कि यहां बैठे हुए हैं दिल्ली में, और आपका कोई बहुत चाहने वाला यहाँ बैठा हुआ है, मान के चलिए कि अमेरिका में। अब यहाँ से आप इसको तरंग यहाँ भेजे और रिफ्लेक्ट होकर के उसके पास चली आई, सीधे नहीं जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली आई, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग खूब चल रही है, चैटिंग चल रही है, बातें चल रही है, फोन चल रहा है। मतलब रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करने का काम आयन मंडल करता है। इसके ऊपर जाएंगे तो सबसे ऊपर बाहर है तो बाह्य मंडल। उसमें क्या है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन वगैरह गैसें पाई जाती हैं। यहाँ एच दिख रहा है आपको। और जानते हैं कि सूर्य में जो है हीलियम और हाइड्रोजन गैसों की वजह से सूर्य को ऊर्जा मिलती है। सूर्य हमें ऊर्जा देता है, सूर्य को ऊर्जा कौन देता है, तो हीलियम हाइड्रोजन का कन्वर्जन होता है, इसलिए वहां पर ऊर्जा बनी रहती है। तो ये पूरा आपको दोस्तों एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, आपको अच्छा लगा होगा। मेरा प्रयास तो था, उम्मीद है कि आपको मैं कुछ समझा पाने में सफल हो पाया हूंगा। फिलहाल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, अगले प्रश्न की तरफ आइए। वो भी मैप पर ही है।
व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ पलवास। मजा आ रहा हो, प्रश्न अच्छे लग रहे हो, विश्लेषण पसंद आ रहा हो तो लाइक ठोकिए दोस्तों, वीडियो पर लाइक आता है, अच्छा लगता है, कमेंट में जय हिंद लिखिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग मेरी वीडियो देखते जरूर हैं किंतु सब्सक्रिप्शन मेरे चैनल पे नाम मात्र है। जिस चैनल पे वीडियोस पे 20-20 हजार, 8-8 हजार, 9-9 हजार, 10-10 हजार व्यू आते हैं, उस चैनल पे मेरे पे सब्सक्रिप्शन एकदम आप देखेंगे तो कम है। पता नहीं ऐसा क्यों है, भगवान जाने, लेकिन फिर भी मेरा जो काम है मैं वो बाखूबी करने की कोशिश कर रहा हूं। अब आइए, पल्लवों की राजधानी कौन सी है, तो कांचीपुरम यह उत्तर था। जो है प्रमुख राजवंश जो है सातवाहन, चेर, चोल, पांड्य, चालुक्य, पल्लव, ये सब जो है दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश थे। इनसे प्रश्न जो है पूछ रहा है, क्योंकि थोड़ा टफ हो जाता है, इस पर बच्चे फोकस कम करते हैं, तो मैं इमेज के माध्यम से क्यों नहीं याद करवाने की कोशिश करूं। 500 से 1200 ईसा पूर्व के बीच में दक्षिण भारत के राजवंशों का इतिहास, एक इमेज यहां पर लगाया हूं। अब देखिए, यह थे पल्लव, ये देखिए पल्लव आपको मिलते हैं, और कांचीपुरम में इनकी जो है राजधानी है। चोल की बात करें तो इनको देखिए, चोल का कावेरी नदी के तट पर तंजौर है, और पांड्य की बात करें तो वेगेई नदी के तट पर पांड्य है। और इसी तरह से चालुक्य की बात करें तो दो जगह चालुक्य हैं, एक जो है यहाँ पर चालुक्य कल्याणी के चालुक्य हैं, एक वेगी के चालुक्य हैं। पूरा इतिहास तो नहीं पढ़ा सकता हूँ दोस्तों, लेकिन मैप के माध्यम से राजधानी तो याद करवा ही सकता हूँ। उसी प्रकार इधर देखिए, इधर भी वेगी के चालुक्य आपको यहाँ उड़ीसा वाले एरिया में बसे हुए मिलेंगे, कृष्णा नदी के तट पर। तो नदी और राजधानी आपको मैंने बता दिया, आपने देखा इधर अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। मैंने बार बार कहा है कि मैप को देखिए, मैप आपको परीक्षा में सफलता दिलाएगा। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द लिंगराज टेम्पल लोकेटेड। लिंगराज मंदिर भारत के उड़ीसा प्रांत की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह भगवान त्रिभुवनेश्वर यानी शिव को समर्पित है लिंगराज मंदिर। यद्यपि ययाति केसरी ने 11वीं शताब्दी में से बनवाया था, यह तो रहा डेटा। अब प्रश्न में आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, यह किस शैली में बना है, यह पूछ सकता है अगले शिफ्ट में, देउला शैली याद रखिएगा, क्योंकि लिंगराज मंदिर तो पूछ दिया, सबने जान लिया। और आइए कुछ मंदिरों की शैली जान लेते हैं, भारत में कौन कौन सी है। द्रविड़ शैली जान लीजिए, दक्षिण भारत में चलती है, ये वाली जो देख रहे हैं, लंबा जो है एरिया बनेगा, आगे इस तरह से दो गुंबद वगैरह ऐसे करके एक लंबा गुंबद, यह लंबे मंदिर वाला कोई सिस्टम है तो द्रविड़ शैली इसको कहते हैं। वेसर शैली देख लीजिए इस तरह से, और एक नागर शैली, उत्तरी भाग में जो है नागर शैली, और नीचे जो है बनती है वेसर शैली। तो नागर शैली के मंदिरों का देखिए, ऐसे ऐसे 3 गुंबद आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, और यहाँ पर गेट वगैरह बना हुआ है, नागर शैली। और महीन महीन एकदम नक्काशी करके मंदिरों को बनाया गया है तो बेसर शैली। मंदिर शैली की यह स्थापत्य कला होती है दोस्तों, एक विशेष शैली में मंदिरों का निर्माण होता है। तो मैंने शॉर्ट में ही थोड़ा सा आपको एक जो है हिंट देने की कोशिश किया है, बाकी स्पेशल डेटा आप इसको देख करके जाइएगा, यहाँ से प्रश्न आ रहा है। मोडेरा सोलर गांव किस राज्य में स्थित है, इन विच स्टेट इज द मोडेरा सोलर विलेज लोकेटेड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात में मेहसाणा जिले में स्थित मोडेरा को 7 दिन 24 घंटे सौर ऊर्जा आपूर्ति वाला गांव घोषित कर दिया है। भाई यहाँ पर 24/7 जिसको कहते हैं, वो जो है यहाँ पर बिजली सोलर पैनल से आती है। ये देखिए, सब लोगों ने अपने छत पर ऐसे सोलर लगा रखे हैं, जहां पर आप डारा बांध के कपड़े सुखाते हैं। हाँ बिल्कुल, अब वहां पर सोलर लग चुके हैं, अब वहां पर कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं है, वहां से आपको बिजली मिलेगी। इसमें जमीन पर सोलर पैनल लगाने के साथ साथ 1300 घरों, कितने घरों दोस्तों, 1300 घरों और सरकारी इमारतों की छतों पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इसके लिए 3900 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करने की आधारशिला रखी गई है। उम्मीद है हर जगह ऐसा व्यवस्था हो जाए ताकि बिजली की समस्या न रहे। चलिए, कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है। अब आपको थोड़ा मजा यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। कालबेलिया डांस देखिए, कुछ लोग बैठ के देख रहे हैं कि ये लोग वो लोग हैं दोस्तों जिन लोगों का CHSL का एग्जाम हो चुका है, लेकिन जिन लोगों का अभी होना बाकी है वो लोग कालबेलिया डांस ऐसे इतनी मौज से, देखिए यहाँ भैया बैठ के फोन से बात, अलग ही है इनका मौज। पता नहीं कालबेलिया कितना डरावना ड्रेस में पहन के, लेकिन फिर भी ठीक है। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति द्वारा किया जाता है, को कहा जाता है, और उन्हीं के द्वारा ये, इसलिए इसे इसी जाति का नृत्य कहा जाता है। तो कालबेलिया राजस्थान का पूछ चुका है, इसका बहुत चांसेस अब नहीं बन रहा है। कुछ 4 इंपॉर्टेंट जो है राज्यों के नृत्य को एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में रासलीला, राधा कृष्ण के बारे में जो कहा जाता है, नौटंकी, थाली, पैता, जांगर, चापरी, करण, कजरी और चरकुला। इसमें कहेंगे सर इंपॉर्टेंट कौन सा है, रासलीला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी बहुत इंपॉर्टेंट, और चरकुला भी उसी तरह से है। ये तीनों तो आप याद रखिएगा। और नौटंकी, यह बार बार पूछा है उत्तर प्रदेश का, ये चारों बार बार पूछता है भैया, SSC का कोई भरोसा नहीं, इधर भी हाथ मार सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा। उत्तराखंड में झूला, झोरा और कुमायूं, कुमायूं आप देखते हैं पहाड़ी वगैरह है, तो वहां पर जो है उत्तराखंड में कुमायूं नृत्य किया जाता है। कर्नाटक का इंपॉर्टेंट है यक्षगान,
और उसके बाद भूत कोला पूछा कई बार, और करगा। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में जैसा कि आप जानते हैं गरबा यहाँ का फेमस है। इसके बाद जो है रासलीला यहाँ पर भी होता है, और एक टिप्पानी नृत्य है, और इसके बाद भवई। ये कुछ ऐसे नृत्य हैं दोस्तों जो बहुत फेमस नहीं, लेकिन एसएससी इनमें हाथ लगा देता है। आपने देखा होगा बच्चे बार बार प्रश्न याद नहीं रख पा रहे हैं बाहर आने के बाद, उनसे मैसेज करके पूछ रहा हूँ, कह रहे हैं सर कुछ नहीं पता, हमें नहीं याद है। तो ये तो हाल है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? प्रेसिडेंट रूल इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल? अनुच्छेद 356 से संबंधित राष्ट्रपति शासन है। यह रहा आपके प्रश्न का उत्तर। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि इससे संबंधित टोटल स्टैटिक डेटा। दोस्तों आप बोर बिल्कुल मत होइए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। इस बात को याद रखिए कि अगर आपको रिजल्ट लाना है तो भले कंटेंट आपको मजेदार नहीं लग रहा हो, लेकिन इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मैं कमेंट पढ़ने में, लाइव आकर के तमाम नाम गिनाने में, मोटिवेशन देने में बहुत तो विश्वास नहीं रखता हूँ, क्योंकि मेरा यकीन है कि अगर जो विद्यार्थी है जिसको अच्छे रिजल्ट लाने हैं वह बातों से नहीं रातों से लड़ेगा। दोस्तों रातों में जागेगा, नींद से लड़ेगा, मजबूरियों से लड़ेगा, गरीबी से लड़ेगा, पैसे की तंगी से लड़ेगा और रिजल्ट ला करके रहेगा। तो चलिए, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और इसकी घोषणा टोटल का करते हैं पोस्टमार्टम। और एक बार जो है इंदिरा गांधी के शासनकाल में जो है राष्ट्रपति शासन जो लगा था उसकी मैंने न्यूज वगैरह भी यहाँ पर कटिंग लगाई है, आप उसको भी देख लीजिए रोक करके। फिलहाल इधर आइए, राष्ट्रपति शासन है क्या? जब किसी राज्य सरकार को भंग या निलंबित कर दिया जाता है, यानी राज्य की सरकार विफल हो जाती है या फिर राज्य की सरकार सत्ता में नहीं रहती है, तो राज्य प्रत्यक्ष रूप से संघीय शासन के अधीन हो जाता है। संघ यानी केंद्र, और केंद्र में जानते हैं आप संसद, और संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के अधीन कार्यक्रम चलने लगता है। दैट इज कॉल्ड द प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन। अब इसमें एक टर्म आता है आपातकाल, क्योंकि ये चीजें आपात के दौरान ज्यादा होती हैं। चुनाव वगैरह में भी आप देखते हैं राष्ट्रपति शासन लग जाता है, राज्यपाल शासन लग जाता है, लेकिन आपातकाल की स्थिति क्या है? अनजानी परिस्थिति, मतलब जिससे हम तैयार नहीं है। इन टर्म को समझ लीजिए, अनुच्छेद अभी याद मत करिए, अभी मैं याद करवा रहा हूं नीचे, अनुच्छेद पर भी ध्यान मत दीजिए, आप इन टर्म को समझिए, क्योंकि कथन निष्कर्ष में यह प्रश्न पूछ रहा है। अनजानी परिस्थितियों का एक संजोग, भाई जिसके लिए आप तैयार नहीं वही तो आपातकाल है। अनजानी परिस्थितियों का एक संजोग जो विनाशकारी स्थिति पैदा करके जीवन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, शांति के लिए बड़ा खतरा बन जाता है। ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति पैदा होती है, और आपातकाल के दौरान देश की संघीय व्यवस्था एकात्मक रूप में परिवर्तित हो जाती है और पूरी शक्ति केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। जैसे हमारी जो संघीय व्यवस्था है वो जैसे द्विसदनात्मक है। कैसे? एक तरफ आपकी जो है केंद्र सरकार काम कर रही है, एक सद केंद्र का सदन है, और एक संघ जो है केंद्र है, और दूसरा हमारा राज्य अलग अलग राज्यों में शासन कर रहा है, और कुछ राज्यों पर केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। लेकिन जब आपात की स्थिति आती है तो सारी शक्तियां केंद्र के पास आ जाती है, केंद्र जैसे चाहता है वैसे कार्य करता है, राज्य के पास कोई खास शक्ति बचती नहीं है। आपातकाल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? आपात की स्थिति 3 प्रकार की। राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, और वित्तीय आपात लगाया जाता है। मैंने बता दिया आपको कि राष्ट्रीय आपात कब लगेगा। कोई अनजानी परिस्थिति, हेल्थ इमरजेंसी आ गई, जैसे कोरोना काल में आ गया था, इस तरह से इमरजेंसी आ गई तो उसी में आपातकाल लग जाएगा। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा वो भी मैंने यहां पर आपको चर्चा कर दिया कि राज्य की सरकार भंग हो गई तो ये लगेगा। और वित्तीय आपात कब लगेगा? जब फाइनेंशियल इमरजेंसी, पैसे की क्राइसिस हो जाए, जैसे श्रीलंका वगैरह में आपने देखा। अभी तक प्रश्न एक पूछता है कि अनुच्छेद 360 का प्रयोग करके वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 0 बार। तो उत्तर आएगा दोस्तों अभी तक नहीं लगाया गया है, 0 बार लगाया गया है, यह समझिए। अब इसी में 352 में आपातकाल की घोषणा है। 358 में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 का निलंबन हो जाता है। भाई इसी में तो स्वतंत्रता सारी मिलती है, घूमने फिरने, खाने पीने, आने जाने, संग धरना सब इसी में मिलता है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए आगे आएगा तो वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं, उनको बैन लगा दिया जाता है। और 360 में वित्तीय आपात होता है। आप समझ लीजिए, राष्ट्र आपात की घोषणा 352, राष्ट्रपति शासन 356, और इसके बाद 360। आप यहां पर लिख लीजिए, 3 चीजों को आप याद कर लीजिए। सबसे पहले 352 याद रखिए, 352, 352। उसके बाद 356, उसके बाद दोस्तों 360। मतलब
पहले आपका आपातकाल लग जाएगा, जब आपातकाल लगेगा तो राष्ट्रपति शासन भी लगेगा इसके बाद, उसके बाद जो पैसा नहीं रहेगा तो वित्तीय आपात लगा देंगे। यही तीनों अनुच्छेद के इर्द गिर्द प्रश्न आता है। बाकी यहाँ पर इमेज लगा है, विजुलाइज करके याद करिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। लगातार 6 बार स्वच्छता अवार्ड किसे दिया गया? जैसा कि आप जानते हैं, सबको रटा होगा, इंदौर, आई लव इंदौर का पोस्टर लगा है इस तरह से, यहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लोग ले रहे हैं और ये झाड़ू भी लग रहा है, यहाँ पर सफाई बार बार होती है तो साफ, इसको सबको याद है, इसको सबने कर भी लिया होगा। हु हैज गिवन द क्लीनलीनेस अवार्ड फॉर द 6th कंक्लूसिव टाइम? किसको जो है 6 बार ये दिया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो इंदौर को दिया गया, इजी प्रश्न था। लेकिन टफ प्रश्न क्या होता है कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर वो कौन से हैं? तो भारत में उसमें दिल्ली है, ये भी आप जानते होंगे, और कोलकाता दूसरे नंबर पर है। इसके बाद तीसरे नंबर पे कानो नाइजीरिया का है, वेरी इंपॉर्टेंट, यह प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखिए। इसी में देखिए ध्यान से, थोड़ा सा अगल बगल के और देश हैं, ढाका बांग्लादेश का भी पूछ सकता है, पड़ोसी देश है, वो भी जो है 5वें नंबर पर है प्रदूषित शहरों में। अब बाकी पाकिस्तान का कराची तो बिल्कुल प्रदूषित है, ये लोग धुआं बम फोड़ फोड़ कर फैलाए हुए हैं। चीन का बीजिंग तो चाइना जान ही रहे हैं, वहां पर भैया वहीं से सारा कार्यक्रम कोरोना वगैरह का चल रहा है, अलगे है इनका मैटर। तो ये था दोस्तों आपका स्टैटिक डेटा इससे संबंधित। अगला प्रश्न आइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, यहां पर लगाने की कोशिश किया हूं पूरा डेटा। भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से क्या शामिल किया गया है? What has been included in the Constitution of Canada in Indian Constitution? समझिए, भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियां जो चली जाती हैं, ज्यादा शक्तियां किसके पास रहती हैं? केंद्र के अंदर। राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। केंद्र सरकार, केंद्र द्वारा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, आप जानते हैं। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श प्राप्त करना कनाडा से लिया गया है। यूनियन ऑफ स्टेट जो है, संघ होगा भारत जो है राज्यों का, यह कनाडा से बातें ली गई है। जो भी ऑप्शन रहा होगा उसको विद्यार्थी सही करके आए होंगे। अब ये तो समझिए, यहां से प्रश्न पूछ चुका है, यहां से प्रश्न पूछने की संभावना ना के बराबर है। प्रश्न कहां से आएगा आप उधर ध्यान दीजिए। अगर आपका आने वाले शिफ्टों में परीक्षा है तो आपके लिए फिर ये वाली जो चिट मैंने लगाई है वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जर्मनी में इमरजेंसी, भैया हिटलर था तो आपात वहीं से तो लगेगा, तो आपातकाल की स्थिति कहां से ली गई है? जर्मनी से। कनाडा से संघात्मक देखिए आया हुआ था। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना के शब्द, बंधुत्व, एकता वगैरह का जो शब्द है वह भी यहां से लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व, क्या दोस्तों? राज्य के नीति निदेशक तत्व। और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, रूस से मौलिक कर्तव्य। अमेरिका रूस हमेशा लड़ते रहते हैं, अमेरिका अधिकार देने की बात करता है, रूस कर्तव्य देने की बात करता है, ट्रिक बना के याद रखिए। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, विधि का निर्माण, एकल नागरिकता। हालांकि बहुत सारी चीजें ली गई हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को यहां पर बताने की कोशिश की गई है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रहा हो, एनालिसिस अच्छी लग रही हो तो लाइक बटन दबाइए दोस्तों। कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना न भूलिए, मोटिवेट करिए आप हमें। मैं यह वीडियो सिर्फ इसलिए बना रहा हूं कि अगर आप लोगों का रिस्पांस इस पर अच्छा आएगा, अगर आप लोगों का ये कमेंट आएगा कि सर आगे भी आपके शिफ्ट में ऐसे वीडियोस में लाऊं, तो मेरे पास और भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं जो और भी बचे हुए जो है 9 तारीख 10 तारीख या आने वाले शिफ्टों में जो परीक्षाएं होंगी उनकी ऐसी एनालिसिस स्टैटिक जीके की मैं आपको लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों की प्रतिक्रिया उस पर मेन रखती है। अगर आप लोग अपना रिएक्शन देंगे, आप लोग जैसी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में हमें देंगे, उस हिसाब से हम काम अपना आगे शुरू करेंगे। यह केवल आपके लिए एक ट्रायल वीडियो मैं दे रहा हूं। अगर इस पर रिस्पॉन्स आप लोग का अच्छा मिला, शेयर आप लोगों ने किया, मुझे लगा कि इस पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक है, तो मैं आगे इससे संबंधित और जानदार कंटेंट 2-2 घंटे 2.5-2.5 घंटे तक की मैराथन क्लासेस में दोस्तों चलाया हुआ हूं। इसके पहले सीआरपीएफ वालों के लिए, एसएससी जीडी वालों के लिए और सीएचएसएल वालों के लिए भी चलाऊंगा। गवर्नमेंट जॉब करते हुए समय कम मिलता है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम ऑथेंटिक डेटा देने की कोशिश की जाती है। चलिए, यूएस ओपन यानी मेल सिंगल्स 2022 का खिताब किसने जीता था? हु वोन द टाइटल ऑफ यूएस ओपन मेन सिंगल्स 2022? अब थोड़ा सा घबराइएगा मत, डेटा ज्यादा दिख रहा होगा, एकदम इजी वे में समझाऊंगा, डेट वाइज आपको क्लियर कर दूंगा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने यूएस ओपन जो है टेनिस का खिताब जो है जीत लिया था, मात्रा छिप गई है। यूएस ओपन 2022 का खिताब जो है पुरुष सिंगल्स का खिताब इन्होंने जीता था, यह प्रश्न का उत्तर था। खैर इसको छोड़िए, अब हमारा मेन टारगेट क्या है? ओपन कितने होते हैं, कितने जो है इसके ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होती है। पहला आपका सबसे नंबर 1 पे यहाँ नंबरिंग में अब करना शुरू करा, ध्यान दीजिए, और यह नंबरिंग इंपॉर्टेंट है। पहले आपकी जनवरी महीने में ही आपकी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाती है,
दूसरे नंबर पर आप जब आगे आएंगे तो आपकी दूसरे नंबर पर फ्रेंच ओपन होती है, और तीसरे नंबर पर विंबलडन ओपन होता है, और चौथे नंबर पे लास्ट में सितंबर महीने में जो है यूएस ओपन होता है। यह ध्यान दीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन की क्या है, जनवरी में इसकी जो है तिथि, अब डेट तो एग्जैक्ट कोई याद नहीं रख पाएगा दोस्तों, फिर भी 17 से 30 जनवरी 2022 को ये हुई थी अभी, और जनवरी में होती है। आयोजन स्थल मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में। 110वां संस्करण, पुरुष एकल वर्ग में राफेल नडाल स्पेन के थे जिन्होंने इसे जीता था। आराम से पढ़िए, पूरा नहीं दोस्तों याद आपको करना है, लेकिन कहीं न कहीं आपने पूरा याद करने की कोशिश अगर कर लिया, एक दो प्रश्न वहां जरूर मिल जाएंगे, और ऑप्शन देखकर आप मार देंगे, काम हो जाएगा। अभी ना घबराइए कि नहीं कैसे याद होगा, ये पूरा डेटा एक जगह आपको नहीं मिलेगा ऐसे इतना अरेंज वे में। महिला एकल वर्ग में एस्ले बार्टी, अगर आपके मोबाइल में छोटा दिख रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं बोल रहा हूँ सुनिए उसको। माने राफेल नडाल और एस्ले बार्टी, ये लोग जीते हैं कौन सा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया वाला। दूसरे नंबर पर आते हैं, जनवरी वाला खत्म होने के बाद मई जून यानी गर्मियों में शुरू होता है आपका आपका सिस्टम जो है ये वाला फ्रेंच ओपन। इसमें जो है आयोजन स्थल रोला गैरो स्टेडियम पेरिस में होता है, फ्रांस में पेरिस है, जानते हैं आप। इसमें भी राफेल नडाल ही जीतते हैं, और इसके बाद ईगा स्विटेक जीतती है पोलैंड की, इनको ध्यान रखिए। इसका जो है तीसरे नंबर पर आते हैं, देखिए यहाँ पर 3 लिखना था, सॉरी। अब देखिए विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप, आयोजन तिथि इसकी भी अब क्या है, जून में, देखिए ये खत्म होता है 5 जून को, तो 27 जून से यह शुरू हो गया, 27 जून से 10 जुलाई को। और विंबलडन लंदन में इसका आयोजन होता है, विंबलडन और लंदन, याद रखिए, इसको कोरिलेट कर लीजिए। 135वां संस्करण का आयोजन हुआ था। नोवाक जोकोविच सर्बिया के इसको जीते थे, और एलिना जो है रिबाकिना, इसको जो कजाकिस्तान की जो महिला है वह इसकी विजेता महिला वाले में है, इसको याद रखिए। यूएस ओपन जो प्रश्न में पूछ चुका है दोस्तों, ये बहुत अब इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ चुका है, यह सबने अपने एनालिसिस में बता दिया है। कार्लोस अल्कराज जो आज प्रश्न में आए हुए थे, महिला एकल वर्ग ईगा स्विटेक थी पोलैंड की, इनको ध्यान रखिए। 9-10 वाले शिफ्ट में पूछ दिया, तो आगे शिफ्ट में यहाँ से आने की संभावना बहुत कम है, लेकिन ये वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यह लास्ट में देखिए, जैसे जुलाई में ये खत्म हुआ, तो अगस्त सितंबर डेट देखिए, यहाँ पर इसका आयोजन शुरू हो जाएगा। और आयोजन स्थल आर्थर एस स्टेडियम जो है इसका यूएस में इसका आयोजन होता है, इसको भी ध्यान रखिए। 142वां संस्करण, अब समझिए बात को, इसी में अगर पुराना पूछ देते, देखिए जो जिसका जो 142 बार हुआ है वो थोड़ा ज्यादा बार आयोजन हुआ है। बाकी ये टेनिस का है, तो टेनिस का चित्र लगाया हूं ताकि आपको याद रहे कि किसका है, टेनिस से संबंधित। और ये देखिए टेनिस का जो है ग्राउंड वगैरह भी आपको दिख रहा है। इमेज को यहाँ पर पूरा क्लियर करता हूँ, स्क्रीनशॉट मार के 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। इसी तरह से क्रम बस ध्यान रखिए, पहले नंबर पे जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरे नंबर पे फ्रेंच ओपन, तीसरे नंबर पे जो है विंबलडन ओपन, और चौथे नंबर पर जो है यूएस ओपन, इसको याद रखिए। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान को गद्दी से कब हटाया गया था, व्हेन वाज रजिया सुल्तान रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन। ये तो फेवरेट प्रश्न टीसीएस वालों का है, पता नहीं उनको रजिया सुल्तान से कौन सी मोहब्बत हो गई है कि रोज इसका एक प्रश्न जो है हर शिफ्ट में एसएससीजीडी सीआरपीएफ कोई भी वो पूछ देते हैं। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली और आखिरी महिला सल्तनत थी। इसे जो है 1236 से 1240 तक जो है दिल्ली दरबार पर शासन किया, और 1240 में इन्हें हटा दिया गया। विद्रोहियों ने दिल्ली में रजिया सुल्तान के भाई बहराम को सुल्तान घोषित कर दिया। इसी समय रजिया ने अल्तुनिया को अपने सौंदर्य से आकर्षित करके स्वयं को बंदीगिरी से मुक्त करा लिया। बात बिल्कुल सही है भाई, देख ही रहे हैं आप इमेज सामने, आप कंटेंट की तरफ ध्यान न देकर उधर दे रहे हैं, तो उसकी अल्तुनिया की क्या औकात थी। अल्तुनिया की सहायता से उसने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया, और 1240 ईस्वी में कैथल के समीप रजिया जो है और बहराम में पराजित हुई थी, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रखता हूं, निम्न में से कौन सितार वादक हैं, कुछ ऐसे प्रश्न आया था। पूरा प्रश्न तो जान ही रहे, मिलता नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज सितार प्लेयर, तो पंडित रविशंकर शास्त्री जो है बार बार इनका प्रश्न पूछता है, सितार वादक ये हैं। और सहराई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खां, और शिव कुमार की बात करें तो संतूर वादक, ये ध्यान दीजिए। इनका अवार्ड जो रविशंकर शास्त्री जी का 1957 में जो है सिल्वर बियर जो है अवार्ड ये पाए थे। 62 में जो है ये संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पाए हैं। 67 में पद्म भूषण, और 81 में पद्म विभूषण, और 99 में भारत रत्न, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न वाला तो जरूर याद रखिएगा, ये पूछ सकता है। हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार है, तो रिट का टोटल डेटा आपको दूंगा दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोनों। अंडर विच आर्टिकल द हाई कोर्ट हैज द राइट टू इशू द रिट्स, सर्वोच्च न्यायालय का समझिए, शुरू से समझिए। अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा कहते हैं, जब मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगी और कहेगी कि इनके मौलिक अधिकारों का हनन न करिए। जो 12 से 35 आपको जो
मौलिक अधिकार आपको मिल रहे हैं, उनका पूरा जो है 14 से 35 इनके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, उन पर जो है आपको न्यायालय कहेगी भैया इसका हनन होगा तो अनुच्छेद 32 उठकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए इसको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। उच्च न्यायालय की बात करें तो वह अभी रिट जारी करती है 226 के तहत, ये भी ध्यान रखिए, 32 सर्वोच्च न्यायालय और 26 उच्च न्यायालय रिट जारी करती है। इसके अंतर्गत गिरफ्तारी का आदेश जारी करने वाले अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह बंदी को न्यायाधीश के सामने उपस्थिति दर्ज करे और उसके कैद करने की वजह बताए। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो यह न्यायालय पूछता है, यानी न्यायालय उम्मीद करती है, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो कि नौकरी खतरे में आ जाएगी। न्यायालय यह कहता है कि आप आइए हमारे सामने, हमारे मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने, और बताइए कि आपने इन्हें क्यों गिरफ्तार किया है, पहला चीज। दूसरा चीज कि क्या आप 24 घंटे के अंदर इन्हें लेकर आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि थाने में दिन भर बैठाए रहे 2 दिन से। ये न्यायालय पूछती है फटकार लगाकर, बात समझिएगा, इसमें आपको बहुत ज्यादा पावर मिलती है। इसीलिए पुलिस गिरफ्तार करके 24 घंटे के अंदर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की जिम्मेदारी पुलिस की होती है। अब इसमें 5 प्रकार की रीट करती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी को मजिस्ट्रेट के सामने तुरंत लाया जाए। परमादेश यानी आदेश जारी करती है, जिसे मैंडमस कहते हैं। आदेश की सबसे भाई ऊपर से आया हुआ आदेश परमादेश। प्रतिषेध, कुछ चीजों पर निषेध। उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा माने पूछती है कि किस अधिकार से आपने यह काम किया। तो यह पूरा क्यू वारंटो, कर्टियोरी, प्रोहिबिशन, मेंडस, हैबियस कार्पस, 5 रीट थी। अब इन 5 रीटों को भी खोलकर अलग अलग पढ़ाने का इच्छा तो है दोस्तों, लेकिन अभी मैं यहाँ पर जो है एनालिसिस में टोटल नहीं दे सकता हूँ। किसी दिन इन पर भी चर्चा परिचर्चा की जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कुछ तो आप समझ ही गए होंगे कि अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में रीट जारी होती है। यह आपकी सुरक्षा करती है, यानी हर किसी को अधिकार देती है कि उसे कोई टॉर्चर ना करे, उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। आपके मौलिक अधिकार जब हनन होंगे तो सर्वोच्च न्यायालय खड़ा हो जाएगा और या तो उच्च न्यायालय खड़ा हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय 32 के तहत आएगा सामने और उच्च न्यायालय 226 के तहत। अगला प्रश्न है, आराम बाग किस मुगल शासक ने बनवाया था? विच मुगल रूलर बिल्ट द आराम बाग? आराम करने के लिए बाबर ने आराम बाग बनवाया था। नजारा देख रहे हैं यहाँ पर, तो सबको आराम मिलेगा ऐसा नजारा है ही है, तो आराम बाग में आराम क्यों न मिले। भारत का सबसे पुराना मुगल उद्यान आराम बाग मुगल शासक बाबर ने सन 1528 में बनवाया था। यह उद्यान आगरा शहर में ताजमहल से लगभग जो है 2.5 किलोमीटर 2.34 किलोमीटर दूरी पर है। अब कुछ प्रमुख इमारतें जहां से प्रश्न पूछ सकता है। आराम बाग तो पूछ दिया, तो आराम से रहिए, यहां से प्रश्न मुश्किल है। अब और पूछेगा क्या, दीवाने आम 1627 में आगरा के किले में संगमरमर से बनाई हुई शाहजहां की इमारत है। वैसे भी शाहजहां संगमरमर से बहुत तेज बनवाते थे, है ना। दीवाने खास और मोती मस्जिद, इसका निर्माण भी शुद्ध संगमरमर से 1654 में बना है। फिर खास महल, शीश महल, शाही स्नानागार, नगीना मस्जिद और मुस्तात बुर्ज, इसको ध्यान रखिए, यह शाहजहां के जो है झरोखा दर्शन देता था, यहाँ से झरोखा दर्शन होता था। तो यह प्रमुख इमारतें थी दोस्तों। थोड़ा बहुत आप इनको गूगल करके पढ़ भी लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से पूछे। मैंने यहाँ पर आपको रिफ्रेश करने की कोशिश किया कि आपको ये याद आ जाए, अगर पहले से पढ़े हो तो। नए हैं तो आप समझ जाएं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया? आधा अधूरा क्वेश्चन है दोस्तों, कब का था कब का नहीं पता नहीं, इतना ही मिला, फिर भी हमको उससे मतलब नहीं है। अब हमें समझ लीजिए कि अभी हाल ही में रोजर फेडरर ने जो है टेनिस से संन्यास लिया। और इसके बाद फिलहाल आप थोड़ा इधर देखिए, आप कलरफुल कपड़ों की तरफ बहुत आपका ध्यान जाता है। प्रमुख संन्यास जो कौन कौन लिए हैं, क्रिस मॉरिस साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर, इन्होंने संन्यास ले लिया है। रॉस टेलर न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। पूरे संन्यास आपको लगभग जो इंपॉर्टेंट है खेल के मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। किरोन पोलार्ड वेस्टइंडीज टीम के पूर्व कप्तान है, इन्होंने भी संन्यास लिया है। मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हो चुके हैं, इन्होंने भी संन्यास लिया है। यह आपके रोजर फेडरर हैं। हाँ, इनको बार बार जो देख रहे हैं आप, हाँ इनका मैं बता दूं कि इन्होंने भी अभी संन्यास की घोषणा कर दिया है। ये पाकिस्तान चली गई है, जान ही रहे हैं, पाकिस्तान से शादी इन्होंने कर लिया है, तो अब ये संन्यास ले चाहे कुछ हो ले, अपने से क्या मतलब। खैर प्रश्न पूछ सकता है भाई, एक समय भी ये भी जो है युवाओं की दिलों की धड़कन थी, तो इनको भी ध्यान रखिए। अब अगले प्रश्न की तरफ चलिए। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? व्हाट वाज द एम ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान? अब ये तो रहा प्रश्न। दूसरी पंचवर्षीय योजना नेहरू महालनोबिस दोनों लोग मिलकर के इनके मॉडल पर अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? औद्योगिकरण यानी उद्योगों का विकास। ये देखिए, ये कृषि वगैरह तो लगाया हूं मैं, थोड़ा सा आपको अच्छा लगे इमेज, थोड़ा इमेजिन करिए कि कृषि के विकास के लिए
क्यों, अभी आइए इधर समझ लेते हैं। टोटल भारत में पंचवर्षीय योजनाएं और उनका उद्देश्य। पहली पंचवर्षीय योजना कृषि बिजली सिंचाई, आप देख लीजिए कृषि का काम हो रहा है, सिंचाई वगैरह यहाँ पर देखिए चली रही है पीछे, और उसके बाद यहाँ धान की रोपाई और ये जो है कटाई इधर हो रही है। कई सारी इमेजेस लगा करके आपको थोड़ा सा डेटा में इंटरेस्ट जगाने की कोशिश मेरी रहती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो पूछ देता है, बार बार मैंने इसको बताया है, पूर्ण उद्योगों की बात, तीसरी में खाद्य उद्योगों की बात, चौथी में फिर कृषि पर जोर दिया जाता है, पांचवी में गरीबी की बात करते हैं, छठी में कृषि, सातवीं में ऊर्जा और आठवीं में मानव स्रोत की बात, ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं। नौ माने न्याय, नौवीं में सामाजिक न्याय और 10वीं में जो है रोजगार ऊर्जा और 11वीं में समावेशी विकास और त्वरित 12वीं में। आप कहेंगे सर एक भी याद नहीं हुआ, हकीकत है याद नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, थोड़ा सा मैं शॉर्ट कर देता हूं। पहले कृषि की बात करती है, जब देश आजाद हुआ तो कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना आपको कंफर्म होनी चाहिए कि कृषि की बात करती है। जब हमारे पास कृषि डेवलप हो जाएगी तभी तो हम कहेंगे भैया हो अब हमें उद्योग बना के दीजिए, माने उद्योग धंधे विकसित करिए। और जब उद्योग धंधे भी विकसित हो गए, कृषि भी विकसित हो गया, तो हम जो है उन्हीं उद्योग धंधों में तो हम जो है सास चटनी अचार बनाएंगे और कहेंगे अब खाद्य उद्योग विकसित करेंगे। और जब खाद्य उद्योग विकसित करने लगेंगे तो फिर से जरूरत पड़ेगी टमाटर वगैरह की, तो खेती पर फिर जोर देंगे। चार तो यहां से आपका याद हो गया होगा मुझे उम्मीद है, खेती करेंगे फिर उद्योग बना लेंगे और फिर उद्योगों में जो है चटनी अचार मुरब्बा बनाने लगेंगे, और जब ये सब बनाएंगे तो खेती कमजोर पड़ने लगेगी, तो फिर से खेती को बूस्टअप करने के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना लाएंगे और 5 रुपए में गरीबी दूर करने की कोशिश की जाएगी। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ट्रिक लगाइए, सरकार का कुछ ऐसी योजनाएं भी रहती हैं तो जानते ही हैं, गरीबी उन्मूलन 5 रुपया, भाई 5 रुपया जिसके जेब में गरीब है बेचारा, तो गरीबी मतलब 5, याद रखिए। फिर छठवें पे कृषि की और उद्योग दोनों की बात करेंगे। अब इसी तरह से यहां तक तो आप याद रख लिए। नौवें का ट्रिक है, नौवीं माने न्याय, नौवीं पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय की बात करता है। यह इंपॉर्टेंट आप याद रखिए, इनसे आएगा तो आपका काम बन जाएगा। अब एकदम पता चले कि आपसे पूछ दिया समावेशी विकास 11वें में, एक साथ मतलब समावेशी मतलब सबको लेकर के, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो एक एक 2 बार है तो कई लोग एक साथ है, एक एक जो है तो समावेशी विकास होगा। यही कीवर्ड बना करके याद करने की कोशिश करिए, याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य हड़प नीति के जनक कौन थे? हु वाज द फादर ऑफ स्टेट अस्प्रिसपेशन पॉलिसी? ध्यान रखिए, इसको समझिए। राज्य हड़प नीति जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको कहते हैं, ये लग रहा है कि गूगल ट्रांसलेट इसको बड़ा अजीब कर दिए हैं, इनको आप ध्यान न दीजिए, इसका मेन नाम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, राज्य हड़प नीति है। रॉबर्ट क्लाइव, ये थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह टाइपिंग टीम से हो जाता है, इस पे आपने ध्यान दीजिए। रॉबर्ट क्लाइव द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। अब राज्य हड़प नीति तो आप जानते हैं डलहौजी की थी, उस पर आप प्रश्न पूछ चुका है, तो डलहौजी की राज्य हड़प नीति, तो वहां से प्रश्न अब ना के बराबर आने वाला है। मैं ये देखिए आपके डलहौजी लगे हुए हैं प्रश्न पर, और ये जो वारेन हेस्टिंग है इनको भी आप ध्यान रखिए। अब मेरा टारगेट क्या है कि और कौन कौन से गवर्नर जनरल से प्रश्न आ सकता है, जैसे द्वैध शासन जो है लाने वाला, डुअल जो है एक तरह से जो है कह लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन लाने वाला रॉबर्ट क्लाइव था। विलियम बेंटिंग सती प्रथा और ठगी प्रथा का राजा राममोहन राय के साथ मिलकर के अंत करता है। कार्नवालिस पुलिस सुधार और आईपीसी वगैरह का जो है संहिताकरण कार्नवालिस करता है। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बनता है, इसी के बाद ये वायसराय बन जाते हैं। माउंटबेटन भारत की आजादी के समय अंतिम गवर्नर जनरल अंग्रेज वाले रहते हैं, इनके बाद सिराज गोपालचारी भारतीय बनते हैं। यह इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल थे जहां से चांसेस थे। राज्य हड़प नीति वाला प्रश्न कुछ पूछा था, किसी ने भेजा था, पूरा प्रश्न मिला नहीं तो मैंने केवल प्रश्न डाल करके, लेकिन इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और उनके द्वारा किए गए कामों को याद करवाने की कोशिश की गई है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? हाउ लॉन्ग वाज द जो है रेजिन ऑफ द कुतुबुद्दीन ऐबक? अब इसको समझिए, इसको बार बार इस चार्ट को मैंने दिखाया था एसएससी जीडी में भी और सीआरपीएफ में भी, और यही चार्ट जो है सीएचएसएल में भी चल रहा है, क्योंकि यहां से प्रश्न रोज 1 नंबर का बनता है। इस चार्ट को दोस्तों अगर आप 5 मिनट समय देकर याद कर लिए तो मुझे विश्वास है कि परीक्षा में 1 नंबर आपका सुरक्षित रहेगा। मैथ के बड़े बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, घंटों टाइम देते हैं पूरे चैप्टर पर, लेकिन जीएस तो मैं कहता हूं पक्का नंबर दिलाता है दोस्तों, केवल आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए मेरे साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक इनका शासनकाल रहता है। गुलाब खिले तो सांस लो, एक ट्रिक है, बार बार बोलता हूं मैं, गुलाब खिले तो सांस लो, मतलब गुलाब से गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, खिले तो तुगलक वंश, सांस लो सैयद से सांस से सैयद, लो से लोदी वंश। गुलाब खिले तो सांस लो, नोट कर लीजिए या तो वीडियो रोक करके, गुलाब खिले तो सांस लो। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक जो है
खिलजी वंश, और 1320 से जो है 1414 से जो है तुगलक वंश, और 1414 से 1451 तक सैयद वंश, फिर लोधी वंश, और इसके बाद इसी का अंत करके बाबर मुगल वंश की स्थापना कर देता है। इनके कौन कौन से शासक थे? कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम था, गौरी का जानते हैं आप, ये इसका शासक होता है, कुतुबी वंश है। और इसी के बाद आप आगे आएंगे तो जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश बनाता है, और गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश, और खिज्र खान सैयद सैयद वंश, और बहलोल लोधी लोधी वंश, और इन जो है इब्राहिम लोदी को पराजित करके जो है बाबर कौन सा वंश बनाता है? मुगल वंश। आगे आप देखेंगे। स्क्रीनशॉट लगाइए दोस्तों इस चार्ट से, इंपॉर्टेंट चार्ट है, 1 नंबर आपको यहां से मिल सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान है, इसको आप जरा सा देखेंगे यहां पर। अनुच्छेद 2, अब यह प्रश्न पूछा हुआ था, तो अनुच्छेद 2 और 3 को इजी वे में समझ लीजिए। इजी प्रश्न था, व्हाट इज द प्रोविजन इन आर्टिकल 2? भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद को पूर्व सूचना देकर किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। माने भारत के राष्ट्रपति कहेंगे कि हम इस राज्य को मिलाने जा रहे हैं, संसद को एक इंफॉर्मेशन देंगे, लोकसभा राज्यसभा को, और किसी भी विदेशी राज्य को साइन करके अपने में जो है मर्ज कर लेंगे। ऐसा हुआ भी। 15 मई 1975 को राष्ट्रपति ने सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना दिया। सिक्किम नाम गैर राजतंत्र द्वारा पड़ा हुआ था, ये तो इसका इतिहास था खैर, लेकिन सिक्किम को मिला है। सिक्किम का मैप आप यहाँ पर देख रहे हैं। और उसके बाद अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत की संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी राज्य का नाम या सीमा बदल सकती है। भाई राष्ट्रपति पकड़ के लाएंगे और संसद फिर कहेगी भैया अब इसका नाम हम बदलने जा रहे हैं, बिल्कुल राष्ट्रपति कहेंगे बदलो भैया अपने मन से जो करो, तो नाम इनका बदल के कार्यक्रम फिट कर सकती है। अनुच्छेद 2 और 3, 2 में राष्ट्रपति किसी राज्य को लेकर भारत में आ जाएंगे, बाहरी राज्य को, और 3 में उसका नाम बदलने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। सीआरआर क्या है? व्हाट इज द सीआरआर? तो सीआरआर और मौद्रिक नीति को अच्छे से समझिए। मात्र 2 मिनट का समय आपका नहीं लूंगा, 50-60 सेकंड में इसको बताने की कोशिश है। दोस्तों एक बात मैं बस इतनी सी बोलना चाहूंगा आपको कि इनको समझने में अगर आपको तकलीफ हो रही है तो जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को झेलते रहे तो कल ये दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, ये मैं आपके लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जो पढ़ाई आपको आज दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को आप झेलते रहें तो जिस तरह हम लोग भी, मैं भी स्टूडेंट था दोस्तों, लाइफ बहुत क्रिटिकल थी। स्टूडेंट लाइफ में गरीबी, समस्याएं सब थी। आज भी मैं तैयारी करता हूं, पढ़ता हूं, समय निकालकर आप लोग को पढ़ाता भी हूं, लेकिन जब गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद मेरी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हुई। समाज में एक अच्छा सा आपको स्थान और सम्मान मिलता है, आप उस तक पहुंच सकते हैं, और आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ चयनित हुए जिनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। आप तो फिर भी बहुत कैपेबल हैं। अगर आप इतना एक्टिव हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं यूट्यूब पर, तमाम मेरे वीडियो तक पहुंचने का मतलब कि आप समझ लीजिए कि आप बहुत सारे भाई बड़े बड़े चैनल से लोग जुड़े हैं, लेकिन आप इन छोटे छोटे वीडियोस को खोज करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कि आप वाकई एक एक्टिव पर्सन हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं सर कहाँ आपका, मुझे क्लास नहीं मिला, ये नहीं। मैं कहा सब लोग देख रहे हैं, 10-10, 20-20 हजार पा रहे हैं, तुम्हें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब कि तुम भैया पढ़ने में ध्यान ही नहीं लगा रहे हो। लेकिन आप अगर इतना एक्टिव हैं तो आप जान लीजिए कि जो तकलीफ आज आप झेल रहे हैं, यही कल आपकी पावर बनेगी। सीआरआर क्या है, इस पर आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मौद्रिक नीति को 1 मिनट में अच्छे से समझा दूंगा। व्हाट इज द सीआरआर? नगद आरक्षित अनुपात। समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी में समझिए, हिंदी छोड़िए। कैश रिजर्व रेशियो। और एग्जाम में दोस्तों मैं आपको एक तरह से कह लीजिए कि टिप्स दूं। टिप्स क्या, आप तो देने जाते हैं एग्जाम, अगर जो प्रश्न आपको हिंदी में न समझ में आए, तुरंत लैंग्वेज ऊपर अंग्रेजी चेंज करने का ऑप्शन रहता है। सीबीटी में भी मैं भी परीक्षाएं देता हूं, मुझे हमेशा पता है। सीबीटी में कोई भी परीक्षा हो, उसमें तुरंत इंग्लिश करने का आपको ऑप्शन रहेगा, तुरंत वहां से आप इंग्लिश में कर सकते हैं, है ना। पुलिस में चयनित मैं हुआ दोस्तों, टीचर भर्ती में मैं चयनित हुआ, कई भर्ती टेट सीटेट को कई बार क्रैक किया। मुझे इन सब्जेक्ट को पढ़ाने के एक लंबे समय तक अनुभव है। मैं आपको जो डेटा दूंगा ऑथेंटिक डेटा दूंगा। वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर में जॉब भी कर रहा हूं, तो मेरा टारगेट रहेगा कि आपको भी उस सफर तक पहुंचाने की कोशिश करूं जहां पर मैं पहुंचा हूं। बहुत ईजी है। तो अब समझिए, अब जैसे नगद आरक्षित अनुपात पूछेगा कोई नहीं लगा पाएगा, समझे नहीं आएगा, लेकिन कैश रिजर्व रेशियो देखते हैं उसको सीआरआर समझ में आ जाएगा। तो इसलिए इंग्लिश में तुरंत करके देख लिया करिए। इंग्लिश हिंदी बार बार आप स्विच कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं कि एक ही बार स्विच करने से चलेगा। देश में अभी है क्या कि देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत बैंक अपनी कुल कैश रिजर्व का, यानी बैंक के पास जितना कैश होता है, यदि किसी बैंक के पास कैश मान के चलिए कि जितना है, उसकी एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। भाई रिजर्व बैंक कहती है कि आपके पास जितना कैश है कुछ हमारे पास रखिए, नहीं तो आपका कोई लेकर लोन भाग जाएगा जो है, तो फिर आप घूमते फिरेंगे तो हम लोगों का कहां से चुकता करेंगे, जिसे कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात या सीआरआर कहा जाता है।
यानी कि जैसे अब वही है, तमाम देख रहे हैं नीरव मोदी, विजय माल्या, ये लोग भाग रहे हैं, तो भैया ऐसे कोई लेके भागा अगर पैसा बैंक का, तो आपका पैसा आरबीआई देगी तो कहां से देगी? अपने घर से नहीं, आरबीआई को खुद परेशान रहती है, वो कहां से देगी? वह जो सीआरआर रखवाई है बैंक से वही देगी आपको। अब समझिए एक टर्म आती है मौद्रिक नीति, बनती है हर 2 महीने पे, आप देखते हैं कि साल में जो है मौद्रिक नीति जारी होती है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, मार्केट के पैसे को कंट्रोल करने के लिए। इसका उद्देश्य क्या होता है कि वित्तीय एवं मूल्य को स्थिरता करना, विनिमय दर यानी जो एक्सचेंज रेट है उसमें स्थायित्व, रोजगार देना और विकास करना, इसलिए मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है। इसमें होता क्या है कि सीआरआर घटाया बढ़ाया जाता है, एसएलआर सिर्फ सिर्फ जो है रिजर्व रेशियो एक होता है बैंक का, इसमें भी समझिए कि आरबीआई कहती है कि मुझे तो दीजिए ही, प्लस अपने पास भी कुछ रिजर्व करके रखिए, सब कुछ लोन मत दे दीजिए, ताकि आपके पास भी कुछ पैसा रहे बैंक को, ये भी नहीं कि पूरा एकदम खजाना खाली कर दें। अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इनको जरा सा समझते हैं। सीआरआर आरबीआई के पास रखती है बैंक, और एसएलआर अपने पास रखती है, सेल्फ रिजर्व रेशियो, इसको समझिए। अब रेपो और रिवर्स रेपो रेट के लिए इधर थोड़ा बगल में आइए, यहां देखिए। रेपो मैंने लिख भी दिया है कि अगर मेरे बोलने से आपको समझ में ना आ रहा हो सकता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूं, या मेरी लैंग्वेज आपको ना समझ में आए अच्छे से, तो लिखा हुआ तो पढ़ सकते हैं, एक सुटेबल परिभाषा यहां पर लिखा हूं। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या अन्य कमर्शियल बैंकों को पैसा उधार देती है। यानी एक उदाहरण दिया है कि जिस पर आरबीआई बैंकों को पैसा देगी, बैंक कहेगा भैया हमें लोन बांटना है, हमें 10 लाख रुपए 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो आरबीआई कहेगी ले आओ इतना ब्याज दो, तो ब्याज जो होगा रेपो रेट होगा। क्या होगा दोस्तों? रेपो रेट होगा, फिर बैंक को लोन देगी। लेकिन कभी कभी बैंक के पास भी पैसा ज्यादा हो जाता है, तो बैंक कहती है कि आरबीआई साहब हम आपका हमारा पैसा जमा कर लीजिए, आप बैंकों का बैंक हैं, तो हमें इस पर कुछ ब्याज दे दीजिए, हमें मुनाफा हो जाएगा। तो जब आरबीआई बैंक को ब्याज देने लगती है तो रिवर्स रेपो रेट, जब आरबीआई ब्याज लेगी तो रेपो रेट, और बैंक जब ब्याज प्राप्त करेंगे आरबीआई से तो रिवर्स रेपो रेट। याद रखिए वर्तमान में रेपो रेट जो है 5.9 और रिवर्स रेपो रेट 3.35 है, इसको आप याद रखिएगा। अब समझिए, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। नहीं आया होगा तो एक बार इसको पढ़ने की कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा। अगला, भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। भारतीय संविधान का भाग 9 ग्राम पंचायतों की स्थापना के बारे में बात करता है, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई अनुच्छेद 40 के रूप में कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक ऐसी शक्तियों का प्रावधान जो है इसमें किया गया है। यानी पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, जिला परिषद समिति जिला स्तर पर, कुल मिला के ग्राम पंचायतों के बारे में, ग्राम का जो ग्रामीण शासन चलता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 में इसकी चर्चा दोस्तों की गई है। अब समझिए कुछ अनुच्छेद संशोधन जो बार बार पूछता है इसी संबंधित अनुच्छेद जो है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन एक आता है 1992 में पारित किया जाता है, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसमें ग्राम पंचायतों को औपचारिक रूप देने के लिए प्रेरित किया गया कि ग्राम पंचायतें कैसे रहेंगी, उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन सा संविधान संशोधन? ग्राम पंचायत मतलब 73वां। अब इसी में अगर 74वां आ जाए तो नगर पंचायत की बात करेंगे, जिसमें भाग 9A, माने 9 के पहले गांव बना और गांव से ही नगर बना देंगे तो 9A कर देंगे, मतलब 9 का मतलब गांव, 9 बराबर गांव, इसको समझिए। और अगर इसी में 9 के साथ A जोड़ दिया तो गांव की जगह दोस्तों क्या हो जाएगा? शहर, जिसे नगर भी कहा जाता है, आप जानते हैं, सिटी, नगर पालिका। और 73वां संविधान संशोधन गांव के लिए जो है, और 74वां संविधान संशोधन जो किसके लिए आता है दोस्तों? 74वां आपके लिए नगर के लिए, इसको आप याद रखें। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में के बगधारी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत का गठन, यानी ग्राम पंचायत की व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। यह पूछता है राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इसे लागू किया। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिए दोस्तों, बस यही प्रश्न में पूछेगा। भाग 9 माने गांव, और 9A माने शहर, और 73 का मतलब गांव, और 74 का मतलब भाई पहले गांव बाद में शहर, माने 9, 73, 74, यही डेटा याद रखिए। अब समझिए पिट्स इंडिया एक्ट कब पेश किया गया? ये तो प्रश्न आया था, व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट जो है इंट्रोड्यूस। तो 1784 में आपने इसको देखा होगा, सब लोग बताए होंगे, कोई नई बात नहीं है, ये तो आप जान लीजिए। पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया, ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री जो है विलियम पिट्स के नाम पर रखा गया, भाई वो लोग अपने नाम पे ही लाते थे। तो ये तो रहा आपका उत्तर। अब यहाँ थोड़ा सा आइए मैप की तरफ, जो यहाँ पर चार्ट लगाया हूँ, एक नजर मारिए, आपको कुछ तो याद हो ही जाएगा। भारत का संवैधानिक विकास कैसे होता है, संविधान हमारा कानून की किताब हमें कैसे मिलती है, अब समझिए किन किन नियमों से हम लेकर के एक संविधान को बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे अंग्रेज औपनिवेशिक सरकार में हमारे ऊपर नियम कानून लाते हैं।
सबसे पहले 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट वो लोग लाते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट जिसको रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद समझिए, इसके बाद वो लोग क्या करते हैं, 1853 में चार्टर अधिनियम लाते हैं, फिर 1833 में चार्टर अधिनियम लाते हैं, फिर 13 का चार्टर आता है। बस समझिए, सॉरी क्रम यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये इधर से इसको हम समझेंगे। जो है 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, मुझे भी लगा कि कुछ क्रम गड़बड़ा रहा है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, फिर 13 का चार्टर अधिनियम, और फिर 33 का चार्टर अधिनियम, फिर 53 का चार्टर अधिनियम। यह क्रम, अब इनको पूरा तो यहाँ पर पढ़ा पाना संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन आप इतना तो जानिए कि ये जो एरो बना करके मैंने बताया कि किसके बाद कौन सा आता है, कि किसी में गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ाई जाती हैं, किसी में 4 सदस्यीय टीम बढ़ाया जाता है जो है 33 वगैरह में, फिर उसमें किसी में जो है काउंसिल के परिषदों की संख्या पर घटाई जाती है। 1858 जैसा कि आप देखते हैं 57 की क्रांति के बाद जो है क्राउन का शासन लागू कर दिया जाता है 1858 में। एक हाईलाइटेड डेटा मैं बता सकता हूं जो आपको याद हो जाए। 61 में जो है भारत परिषद का गठन कर दिया जाता है और निर्णय वगैरह जो है वहां से लंदन से लिए जाने लगते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में लाए जाते हैं। फिर 1909 आता है और 1909 के बाद भारत शासन अधिनियम 1919 आता है, जहां से भी संविधान के मैक्सिमम प्रावधान लिए गए हैं। और 1935 से तो कह लीजिए कि एकदम मूलभूत ढांचा ही यहीं से तैयार होता है। और उसके बाद अंत में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया जाता है, और यह जिस दिन पास होता है उस दिन हमें आजादी मिली। ये एक मतलब एक तरह से मैं आपको कही कि एक पूरे अधिनियम का मैप बनाने दिखाने की कोशिश किया हूं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इनको गूगल करके या नेट पर देखकर या बुक्स में देख के एक एक बार सबके बारे में हाईलाइटेड नोट्स बना सकते हैं। एक प्रश्न यहां से हर एग्जाम में यह दिला देगा। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? इन विच आर्टिकल इज द एंड ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 जो है समानता के अधिकार के क्षेत्र में विशेष तरह से लागू करता है। अस्पृश्यता के अंत की घोषणा इसमें की गई है 17 में। अब बार बार देखिए, तो अस्पृश्यता का इमेज आपके सामने लगाया हूं। ये देखिए, इतनी ऊपर से इन लोग को पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है, जैसे लग रहा है ये लोग जो है तालिबानी है, बम लिए हैं, फोड़ देंगे तो दद्दू भड़क जाएंगे। खैर ये तो समाज का सिस्टम था दोस्तों, और जिसके लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बाबा साहब ने काफी संघर्ष भी किया, आप लोग जानते हैं। तो अस्पृश्यता हमारे समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है कि मनुष्यों को जानवरों जैसा ट्रीट किया जाता था। उसको आप जो है एजुकेशन ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको बदला जा सकता है दोस्तों। आज भी बहुत सारे लोगों में आपको ऐसी चीजें देखी जाती होंगी, लेकिन अगर आप एजुकेशन की तरफ आते हैं तो एजुकेटेड लोग अब इन सब चीजों से दूर रहते हैं। वो लोग ऐसी ऐसी हरकतें, ऐसी चीजों में नहीं इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन आप समझिए, एग्जाम पर फोकस करने के लिए भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार, यानी इसमें होता क्या है कि अनुच्छेद 14 से 32 तक, 14 से 32 तक जो है क्या क्या समानताएं दी गई हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। टोटल एक ट्रिक पर आप याद कर लीजिए, यहां से प्रश्न हर एक शिफ्ट में जब टीसीएस पूछा है तो विश्वास है सीएचएसएल में भी पूछेगा। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए, सम से समानता का अधिकार, स्त से स्वतंत्रता का अधिकार, शो से शोषण के विरुद्ध, ध से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति से संस्कृति का अधिकार, उपचार से संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह था दोस्तों, इसको आप एक बार रोक करके पढ़ लीजिए अच्छे से। इस पर मैंने ट्रिक का भी वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पे ट्रिक की वीडियो पड़ा है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है कह लीजिए अनुच्छेद का ट्रिक भी मैंने देने की कोशिश किया है। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट की रणजी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, ये सब यहाँ पर दिया हुआ है, देवधा ट्रॉफी वगैरह। यह प्रश्न पूछा था। हरनाज संधू ने 2021 में कौन सा खिताब जीता था? तो मिस यूनिवर्स बनी थी। विच टाइटल डिड हरनाज संधू इन विन 2021? तो जो है हरनाज कौर संधू, जो आप जानते हैं चंडीगढ़ वाली, ये जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती थी। 21 साल बाद मिस यूनिवर्स का टाइटल उन्होंने जीता। 2002 में लारा दत्ता जो मिस यूनिवर्स बनी थी। इधर देखिए यहाँ पर ये कर्नाटक की सीनी सेट्टी मिस इंडिया बन गई। और ब्रिटेन में बायोमेडिकल छात्रा खुशी पटेल, जिनको आप यहाँ बार बार देख रहे हैं, वह सौंदर्य प्रतियोगिता में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता है। ये आपकी खुशी पटेल हैं, इनको समझ लीजिए। आगे से चलिए, जलदूत एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? जलदूत एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय होम। कई बार स्टूडेंट कमेंट कर, एक जो है कमेंट आया कि सर बहुत छोटी छोटी इमेजेस लगाते हैं। भैया आप बड़ी इमेजेस गूगल करके देख लीजिए, मैं बड़ी इमेजेस यहाँ कैसे लगाऊं? कंटेंट, मेरा मोटो तो कंटेंट देना है, इमेज तो आपको विजुअल्स के लिए थोड़ा सा बोर ना हो इसलिए लगा देता हूं। जलदूत एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जलदूत एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय होम। तो जलदूत एप्लीकेशन भूजल स्तर को बेहतर करने के लिए, उसका आकलन करने के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा लॉन्च। देखिए, कुएं से जो जल निकाला जा रहा है, तो वाटर का लेवल क्या है, यह मोबाइल ऐप्स के माध्यम से मॉनिटर करने का एक जो है सिस्टम है। ये कुछ ऐप्स मैंने दिया है,
आरोग्य सेतु का आइकन याद है, कोरोना काल में खूब डाउनलोड आप लोग कर रहे थे। उसके बाद आपका ये भीम का आइकन देख रहे हैं, डिजी लॉकर में जिसमें आपके सारे सर्टिफिकेट वगैरह रख सकते हैं। ई पाठशाला आप देख रहे हैं ऑनलाइन पढ़ने के लिए है। यम परिवहन ऐप है जिसमें आप चालान वगैरह गाड़ी का भर सकते हैं, आधार लोड कर सकते हैं। तो इस तरह से इंडियन पुलिस का जो है ये है। तो ये सारे ऐप्स है दोस्तों, इनको आप ध्यान रखिए। पासपोर्ट का ऐप्स है। तो जो ऐप्स लॉन्च किए गए हैं सरकार द्वारा, इनकी एक बार किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा क्या काम है, आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने एक बार आपको रिफ्रेश करने की कोशिश यहाँ पर किया है। प्रसिद्ध उपन्यास जो है दुर्ग दिनी किसके द्वारा लिखा गया है, फेमस जो है हु रोड द फेमस नोवेल दुर्ग नंदिनी। अब इसको समझिए, दुर्ग नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी, ये प्रश्न में आया हुआ था। तो अब ये तो आने की संभावना ना के बराबर है। थोड़ा सा समय लेकर के एक बार सारे जो मैक्सिमम जो उपन्यास बार बार पूछ रहा है उसको रिफ्रेश कर लिया जाए। तो भाग्यवती की बात करें तो श्रद्धाराम फिल्लौरी द्वारा। परीक्षा गुरु की बात करें तो लाला श्रीनिवास दास द्वारा। उसके बाद इसी में समझिए, चंद्रकांता की कहानी बड़ी लगती है सुहानी, ये देखिए देवकीनंदन खत्री वाला बार बार पूछा हुआ है, सुने होंगे इसको आपको। इसी तरह से इसी में आइए आगे खोजता हूँ कोई इंपॉर्टेंट, मतलब लगाया तो मैंने बहुत सारा, आप पढ़ना चाहे तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूं, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत ज्यादा डेटा याद होगा नहीं आपको, है ना। उन्हीं कौन जो है गोपाल राय गहमर, ये जो कई बार मुझे एग्जाम्स में मिले हैं, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो परीक्षाओं में कई बार पूछा है। लीलावती और तारा पूछा है कई बार, जो है किशोरी लाल गोस्वामी का प्रसिद्ध है। धूर्त जो है रसिक लाल, यह भी जानिए मेहता लज्जा राम शर्मा का है। इसके बाद इधर आते हैं थोड़ा सा, मुर्दों का टीला रागेय राघव का है, रागेय राघव, इनको याद रखेंगे। मैला आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रेणु का है, इनको भी आप याद रखेंगे। मैला आंचल, जुलूस, कितने चौराहे, बार बार पूछा, इनका तो इंपॉर्टेंट है। नागार्जुन का भी ध्यान रखिए, जो है बलचन्मा है, और उसका रतिनाथ की चाची है। तो इंपॉर्टेंट इसमें आपको कौन सा मैं बता दूं आपको, कुंभी पाक, जरा देखिएगा। और उसके बाद इसी के बाद आइए अज्ञेय वाला, याद रखिए ये वाला अज्ञेय वाला, जो शेखर की जीवनी या नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, या अज्ञेय का पूछा है कई बार। और मुक्ति बोध का विपात्र, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप चाहें तो एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ, पूरे को स्क्रीनशॉट लेकर के देखिएगा। मेरी कोशिश थी कि आप तक यह डेटा पहुंचाया जाए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, तो कंचनजंगा या उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैप लगाया हूँ ताकि आपको याद रहे। सिक्किम में जो है उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल और भारत की सीमा पर स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी है, तथा 8,586 मीटर यानी 28,169 फीट ऊंचाई वाली ये चोटी है। माउंट एवरेस्ट से सिर्फ 162 मीटर कम है। अब ये तो रही भारत, पूछ दिया, पूछेगा नहीं सबसे ऊंची वाली। अब पूछेगा क्या, विंध्यन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैप में, ये विंध्यन पर्वत है। तो अमरकंटक, इधर पढ़ाऊंगा उधर मैप में दिखाऊंगा ताकि आपको डेटा याद रहे। पश्चिमी घाट पर्वत की इलायची पहाड़ियां, ये वाला पश्चिमी घाट पर्वत, ये वाला आपका वेस्टर्न घाट, ये है इलायची पहाड़ियां। पूर्वी घाट इसी के जस्ट इसके सामने देखेंगे तो ये वाला जो है ईस्टर्न कोस्ट वाला जो है पहाड़ियां हैं, तो महेंद्रगिरी उड़ीसा में पड़ती है, यहाँ पर देखिए ये वाला एरिया। इसके बाद नीलगिरी की दुद्दा बेट्टा यहाँ पर जो है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियां की अन्नामुडी, तो अन्नामलाई की अन्नामुडी यहाँ पर है। गारो खासू जयंतिया जो है मेघालय का है, यहाँ पर एक गारो खासू जयंतिया, जनजाति पहाड़ी और भाषा सब नृत्य सब यहाँ का है। गारो खासू जयंतिया मेघालय की, इसको भी आप याद रखेंगे। 1857 की क्रांति में मेरठ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, हु रिप्रेजेंटेड फ्रॉम द मेरठ इन रिवोल्यूशन ऑफ 1857। तो मेरठ से दोस्तों एक नाम आप सुने होंगे परीक्षा में कई बार, कदम सिंह जो है मेरठ से इसका नेतृत्व करते हैं। एक इमेज आप देखिए, कितना बर्बर इमेज है, और एक जबरदस्त इमेज भी है कि इसमें आप देख रहे होंगे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल करके इस अंग्रेज का सामना कर रहे हैं। यह एकता का इमेज है। जिसने भी इस इमेज को बनाया दोस्तों, गजब का बनाने की कोशिश किया है। हालांकि कोई सेल्फी फोटो नहीं थी, लेकिन चित्रकार यह दिखाना चाह रहा है कि आजादी की लड़ाई में किस तरह से सबने एक साथ एकजुट होकर के अंग्रेजों का सामना किया, समझिए। तो 10 मई को उन्होंने दिल्ली के लिए मार्च किया था मेरठ से। अब क्रांतिकारी, अब ये तो मेरठ वाला पूछ दिया, ये इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा बन जाता है आपके लिए, उसको ध्यान रखिए। दिल्ली से किसने किसने जो है काम किया था उसको समझिए। दिल्ली से जो है मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को बना दिया गया, जानते हैं, क्रांतिकारी पहुंचकर, और जनरल बख्त खां वगैरह, और वहां पे निकलसन हडसन पहुंचता उसको दबाने के लिए। कहां पर कौन लड़े थे और उसको कौन दमन किया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है लड़ती हैं, इनको भी ध्यान रखिए, और हेनरी लॉरेंस इसका दमन करते हैं। और कानपुर में नाना साहब फेमस है, जानते ही हैं, नाना साहेब और राव साहिब और तात्या टोपा, ये लोग लड़ते हैं, तात्या टोपे वगैरह। और सर कोलिन कैंपवेल जो है, ये इसको दबाने की कोशिश करता है। सर लिखना एक मिटा देता हूं मैं, ये तो
एडिटर महोदय हमारे लिख दिए हैं। कोलिन कैंपबेल कहिए जो है, ये लोग चोर कहिए, इनको सर क्या कहेंगे। झांसी ग्वालियर से शेरनी रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे जी, दोनों लोग लड़ते हैं बहुत बहादुरी से। बल्कि तात्या टोपे तो शायद गिरफ्त में भी नहीं आते हैं, जो है नेपाल वगैरह निकलते हैं, इनको ये अंग्रेज पकड़ भी नहीं पाते हैं। बहुत जो है एक बहादुर योद्धा थे। रानी लक्ष्मीबाई का क्या ही कहना, खुद खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना ही होगा। और जनरल ह्यूज, जो जनरल ह्यूज ने कहा हुआ है, युग रोज लिखा है कि 1857 की क्रांति में मैंने पूरे युद्धों में एक मर्द को देखा लड़ते हुए जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई थी। ये कथन कई बार आपने सुना होगा। तो बरेली से खान बहादुर खान आते हैं, सर का जो है कैंपबेल, यहाँ से जो है कैंपबेल लड़ता है इनसे। और इलाहाबाद और बनारस से लियाकत अली, कर्नल आंसेल लड़ते हैं। और जगदीशपुर बिहार से जो है जमींदार कुंवर सिंह और अमर सिंह लड़ते हैं। इनका टेलर और आयर सामना करते हैं। तो कहीं पर दमन करते हैं, कहीं पर ये मारे भी जाते हैं अंग्रेज। तो ये 1857 की क्रांति रही और जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वगैरह भी इसको कहा जाता है, आप जानते हैं। अगला प्रश्न चलिए, नीति आयोग की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज द, इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार चाहें तो ले ले, मैंने थोड़ा जल्दी में इसको नेक्स्ट कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? व्हेन वाज नीति आयोग स्टेब्लिश्ड? तो 1 जनवरी 2015 को याद रखिए, बार बार पूछा है। कोई योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। अध्यक्ष इसके जो है परमेश्वर अय्यर, सुमन बेरी उपाध्यक्ष और पीएम हमेशा इसके अध्यक्ष होते हैं, बदलते रहते हैं। फिलहाल ये जानिए कि 2019 से 21 का आंकड़ा बताता है, एक नया डेटा देते हैं नीति आयोग वाले, कि भारत की आबादी का 16.4% जो है गरीब है। यानी कि लगभग देश की जनसंख्या का 4.2% लोग बेहद निर्धनता में है। यानी नीति आयोग कहती है कि 25%, एक 2000 जो है 19 और 21 में आंकड़ा आता है ये बताता है, लेकिन नीति आयोग का आंकड़ा जो 21 में आता है वह कहता है कि 25% आबादी जो है गरीबी में जीवन यापन करती है। यानी भारत का हर चौथा व्यक्ति गरीब है। तो यह आंकड़ा बार बार पूछा है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, यहां से प्रश्न बार बार आता है दोस्तों। इसी बात जबलपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे, जबलपुर शहर वाला। ये भी प्रश्न पूछता है कि जबलपुर सिटी इज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो ये आप देख रहे होंगे, लूसेंट वाला इमेज आपको दिख रहा होगा, बहुत पुरानी किताब से लगा हुआ है डेटा। तो इसका आप एक बार याद करने की कोशिश करिए कि यहाँ से बार बार प्रश्न मिलता होगा आपको अलग अलग एग्जामों में, तो इसको ध्यान दीजिए। विंध्य पर्वत श्रृंखला, एक बार स्क्रीन पर ध्यान दीजिए, याद हो जाएगा। यह नगर पवित्र जो है नदी पर्वता जो है नर्मदा नदी की तट पर बसा हुआ। जबलपुर भारत के प्रमुख शहरों में दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, कोलकाता तथा मुंबई में से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो ये तो रहा जबलपुर का आपका डेटा। ये अब पूछ दिया तो यहाँ से पूछने का चांसेस ना के बराबर है। अब मेन आपको समझना क्या है कि आगरा किसके किनारे बसा है, तो यमुना नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पे सब लोग जानते हैं, प्रयागराज। दिल्ली यमुना के किनारे बसा, ये भी आप जानते हैं। फिरोजपुर सतलज नदी। हरिद्वार गंगा में है, कानपुर गंगा में है। अयोध्या सरयू नदी जानते हैं, सरयू के घाट पर। कोलकाता हुगली फेमस है। लखनऊ गोमती नदी। डिब्रूगढ़ असम वाला ब्रह्मपुत्र नदी वहां आती है, माजुली द्वीप वगैरह बनाती है, सब याद हो जाएगा दोस्तों, इजी है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा वाला देखिए पूछा हुआ था, ये मैं कई बार कई अलग अलग एग्जाम के उसमें एनालिसिस में करवाया हूं, बार बार प्रश्न मिलता है। कोटा शहर जो है चंबल नदी पर बसी है, आप जानते हैं कोटा के बारे में। एनालिसिस कैसा लगा दोस्तों, पसंद आया तो आप एक बार लाइक करें वीडियो को, कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। कैसा सेशन लगा अपनी राय दीजिए। पूरे क्वेश्चन ये नहीं थे, मैं नहीं कहता हूं कि सारे क्वेश्चन थे, लेकिन टॉप क्वेश्चन को सिलेक्ट करने की कोशिश किया था, और कोशिश किया था कि जो उस सारे शिफ्ट में टॉप क्वेश्चन थे वो सब मैंने इनमें शामिल करने की कोशिश किया था। बचे हुए क्वेश्चन भी आगे मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा कि कल भी मैक्सिमम क्वेश्चन लेकर आऊं, लेकिन इस पर आपकी जो प्रतिक्रिया रहेगी उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और एकदम से डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें लड़ना है। जान लीजिए कि बस सिर्फ वही बात कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना है दोस्तों, संघर्ष करना है, और यह संघर्ष हमें सफलता दिलाएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले इसी किसी इंटरेस्टिंग एनालिसिस में।